हेलो एवरीवन। दिस इज द टेस्ट ऑफ DBMS। अभी आई गेट में ऑन दिस संडे, दैट इज 11th जून को जो टॉपिक्स कवर हुए थे उसके ऊपर ये टेस्ट हुआ था। सो दिस वीडियो इज लाइक अबाउट द डिस्कशन ऑफ दैट टेस्ट। तो स्टार्ट करता हूँ मैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। मतलब इस टेस्ट में टोटल 25 क्वेश्चंस थे, तो एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा उसके सॉल्यूशंस और क्या अप्रोच हम मतलब यूज़ करेंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? और सारे कॉन्सेप्ट मतलब काफ़ी बेसिक लेवल का टेस्ट था। ये नहीं बोलूँगा इस टेस्ट के बारे में कि ये एक मीडियम या एक एडवांस लेवल का टेस्ट था। काफ़ी बेसिक और सिंपल क्वेश्चंस थे इसके अंदर। मतलब जो थ्योरीज क्लास के अंदर कवर करवाई गई हैं, उन्हीं थ्योरीज और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे ओरिएंटेड ये वाला पेपर था। क्लियर? तो अभी हम शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, दैट इज कंसिडर द रिलेशन आर ABCDE। ये एक रिलेशन हमारे पास है, ठीक है। और इस रिलेशन में हमें बताना है द कैंडिडेट की सेट, और कैंडिडेट की का सेट गिवन है। दिस इज द कैंडिडेट की सेट। एक सेकेंड। दिस इज द कैंडिडेट की सेट A, B, C एंड CD, एंड दिस इज द कैंडिडेट की सेट A, B, C एंड CD। और हमसे इसमें ये पूछा है कि फाइंड हाउ मेनी सुपर कीज आर पॉसिबल, मतलब कितने पॉसिबल सुपर कीज हैं। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था? कैंडिडेट की इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रो और टपल। क्लियर है? मतलब कैंडिडेट की इज द मिनिमल सुपर की, ये भी हम बोल सकते हैं कि सुपर की का मिनिमल फॉर्म को हम कैंडिडेट की बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कैंडिडेट कीज गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड की नंबर ऑफ सुपर कीज कितने होंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्लास के अंदर भी इस चीज को मैं डिस्कस किया हूँ। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास टोटल एट्रीब्यूट्स कितने हैं? R A B C D E F, ये 6 एट्रीब्यूट्स हैं। अब कंसिडर करो कि मैं ए के लिए लेके चलूं कि ए इज माई कैंडिडेट की। तो अगर मैं ए को कैंडिडेट की मान रहा हूं, A, B, C, D, E एंड F, ठीक है। यही है हमारे पास 6 जो मेरे ये हैं एट्रीब्यूट्स। क्लियर? अब मैं इसमें से ए को मान के चल रहा हूं कि ए इज माई कैंडिडेट की। तो अब देखो, सुपर की जब हम काउंट करते थे उसमें हम क्या करते थे? जो भी एट्रीब्यूट मेरा कैंडिडेट की का पार्ट है या कैंडिडेट की है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए इज माई कैंडिडेट की, तो इसके अलावा बाकी जितने एट्रीब्यूट्स हैं उनके पास सुपर की बनाने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? हर एक एट्रीब्यूट के पास या तो एट्रीब्यूट, ऐसे देखते हैं इसको, ए मेरा कैंडिडेट की है। क्लियर? अब इस बी के पास देखो, बी के पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये बी प्रेजेंट होगा या ये बी प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसी तरीके से सिमिलरली हर एक एट्रीब्यूट के पास दो दो पॉसिबिलिटी है। तो कंसिडरिंग ए एज माई कैंडिडेट की, टोटल पॉसिबल सुपर की कितने हो गए? 1 2 3 4 5, मतलब 2 raised to the power 5, दैट इज इक्वल टू 32। क्लियर है? ये सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लास में अच्छे से डिस्कस करवाया हूँ। तो यहाँ पे बस मैं आपको लिंक करवा रहा हूँ कि उस वाले कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड ही ये वाला क्वेश्चन था। क्लियर? अब हम BC को देखते हैं। अब मान लो कि BC इज माई कैंडिडेट की, तो अगर BC मेरा कैंडिडेट की है तो सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे। अगर BC मेरा कैंडिडेट की है तो हम क्या देखेंगे? देखो, BC के अलावा और कितने एट्रीब्यूट्स हैं मेरे रिलेशन में? BC को छोड़ दें तो A, D, E एंड F 4 एट्रीब्यूट्स हैं। अब उन 4 एट्रीब्यूट्स में से हर एक एट्रीब्यूट के पास कितनी पॉसिबिलिटी है? या तो वो एट्रीब्यूट मेरे सुपर की के अंदर आएगा या वो एट्रीब्यूट मेरे सुपर की के अंदर नहीं आएगा। इट मींस हर एक एट्रीब्यूट के पास 2 पॉसिबिलिटी है। तो टोटल, अगर मैं BC को कंसिडर करूं एज अ कैंडिडेट की, तो टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज यहां से कितने आएंगे? 2 raised to the power 4, दैट इज इक्वल टू 16। सिंपल, ठीक है। नाउ इन द सेम वे CD को देखते हैं। अगर मैं CD को कंसिडर करूं एज माई कैंडिडेट की, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी आएगी? सेम तरीके से CD को देखो, यहाँ CD के बाद A, B, E एंड F 4 कीज फिर से हैं, 4 मतलब सॉरी 4 एट्रीब्यूट्स फिर से हैं। उन चारों एट्रीब्यूट्स में से हर एक एट्रीब्यूट के पास कितनी पॉसिबिलिटी है? या तो प्रेजेंट होगा या प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसे एक एक करके एट्रीब्यूट्स को हम देखेंगे। प्रॉपर फॉर्मली कैसे डिराइव किए हैं ये क्लासेस में अच्छे से डिस्कस किया हूं मैं। क्लियर? तो चलो, 4 पॉसिबिलिटी यहां से भी, 2 raised to the power 4 इज इक्वल टू 16।
ठीक है। अब देखो, यहां पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये चीज भी मैं डिस्कस किया हूं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। उसमें हम क्या करेंगे, कंसिडर करते हैं। यहां पे देखो, तीन कैंडिडेट कीज मेरे पास गिवन है। ठीक है, मैं मान लिया इस तरीके से कि ये मेरे पास जो ए वाला कैंडिडेट की है, ये जो कैंडिडेट की ए है, ये उसके लिए बना रहा हूं मैं। ये जो कैंडिडेट की बी सी है, पीसी उसके लिए, और ये कैंडिडेट की सीडी के लिए। ठीक है। अभी हम देखते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम क्या करेंगे। जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, मतलब कि सिंगल सिंगल ये वाले टर्म्स, ये मतलब कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर ये सेट ए बी सी है, या फिर मैं इसको अगर प्रॉपर अलग तरीके से लिखूं, तो अगर मैं इसको 1 2 3 बोल दूं, ठीक है, इसको बोलूं 1, ये है मेरा 2, और ये है मेरा 3। अगर हम इस तरीके से लिखें, तो यूजिंग एक्सक्लूजन, इंक्लूजन एक्सक्लूजन हम क्या लिख सकते हैं? 1 यूनियन 2 यूनियन 3। यही काउंट करना है। तो हम क्या करते हैं इस काउंटिंग में, हम क्या करते हैं इन जनरल, कि जितने भी मेरे पास दो का इंटरसेक्शन वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये सारा दो का, दो सेट्स के इंटरसेक्शन का एरिया है, ये वाला एरिया, इन सबको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। और फिर ये जो एरिया है, देखो ये वाला एरिया, जो ये वाला पोर्शन, इसको हम एक बार ही ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, मतलब यहाँ पे एक खाली स्पेस बन गया। ये क्लास में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैं। ये जो खाली स्पेस बन गया है, क्योंकि यहाँ से मैंने तीन पोर्शंस, मतलब ओवरलैपिंग पोर्शंस को सब्ट्रैक्ट किया हूं वहां से, इसीलिए इस वाले पोर्शन को मैं फिर से वापस पेस्ट करूंगा। मतलब जहां पे तीनों का इंटरसेक्शन है, उस वाले पोर्शन को मैं वापस से पेस्ट करूंगा। क्लियर? तो चलो, ये मेरे पास सिंगल सिंगल का सम आ गया। अब हम देखते हैं दो दो। दो दो मतलब कंसिडरिंग ए बी सी, ये दो दो मतलब ये कंसिडरिंग ए बी सी, ये इन दोनों को अगर मैं कंसिडर करूं एक साथ एज माय कैंडिडेट की, तो कितनी पॉसिबिलिटी आएगी सुपर की के लिए? अब जल्दी जल्दी करते हैं। ए बी सी, तो तीनों की कितनी पॉसिबिलिटी आएगी अगर मैं ए बी सी को कंसिडर करूं? तो पॉसिबिलिटी आएगी 2 raised to the power 3 इज इक्वल टू 8। सिमिलरली ए बी सी कंसिडर हो गया। अब मैं इसको कंसिडर करूं बी सी डी को, बी सी डी, तो कितनी पॉसिबिलिटी आएगी? सिमिलरली यही हो गया, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब अगर मैं कंसिडर करूं ए सी डी को, फिर कितनी पॉसिबिलिटी आएगी? अगेन 2 raised to the power 3 इज इक्वल टू 8। 2 की पावर 3 मतलब ए सी डी को आप ले रहे हो, ए सी डी को आप ले रहे हो, तो क्या क्या बच गया? बी ई एफ। और हर एक एट्रीब्यूट के पास, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो दो पॉसिबिलिटी, सेम वे। क्लियर है? तो ये मेरा वो वाला पोर्शन आ गया ना, जिसको मैं एक्सक्लूड करूंगा। ठीक है, इसको मैं एक्सक्लूड करूंगा। इस वाले पोर्शन को हम इंक्लूड कर रहे थे। हम यूज कर रहे हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। तो इस वाले एरिया को मैं इंक्लूड कर रहा था, इस वाले पोर्शन को मैं एक्सक्लूड करूंगा। क्लियर? अब हमारे पास थर्ड वो वाला एरिया है। इस वाले फिगर से समझते हैं। देखो, ओवरलैपिंग एरिया मतलब, इसको बिल्कुल सिंपली अगर मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, तो ऐसे इमेजिन करो कि एक ये वाला एरिया है मेरे पास, ठीक है, और दूसरा जो एरिया है मेरे पास, वो ये वाला एरिया है। तो ये दोनों अगर आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो जो कॉमन पोर्शन है दोनों का, वो दो बार ही आ रहा है। अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, वो दो बार ही आ रहा है। तो जो कॉमन पोर्शन है, उसमें से एक एरिया को मैं हटा दिया वहां से। वही काम कर रहे हैं हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। क्लियर? अब देखो, लेकिन जो तीन वाला पोर्शन था, ये तीन बार हट चुका है। क्लियर? तो इसमें हमें एक बार इस कॉमन एरिया को फिर से ऐड करना पड़ेगा। अब ये निकालते हैं, ये कॉमन एरिया क्या है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल है। अब सारे कैंडिडेट कीज को एक साथ कंसिडर करो, ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी, ठीक है। कंसिडरिंग ए बी सी डी एज माई कैंडिडेट की, अगर एक साथ हम इसको मान रहे हैं, कैंडिडेट की नहीं, मतलब अगर हम इन सारे कैंडिडेट कीज को एक साथ रख रहे हैं सुपर की फाइंड करने के लिए, तो क्या होगा? ए बी सी डी सबको साथ रख रहे हैं, ई और एफ दो एट्रीब्यूट्स बच गए। अब इन दो एट्रीब्यूट्स में से हर एक एट्रीब्यूट के पास अगेन दो दो पॉसिबिलिटी। तो यहां से क्या आ जाएगा? 2 raised to the power 2 इज इक्वल टू 4। अब इसको टोटल इवेल्युएट कर लो, क्या हो जाएगा ये? 32 + 32, 32 + 16 + 16 मतलब 32 + 32, इट मीन्स 64। और ये 8 + 8 + 8 24, ये माइनस हो रहा है इसमें से, तो ये आ गया 40 प्लस ये वाला पोर्शन भी हम क्या कर रहे हैं? इंक्लूड। तो इस 4 को और ऐड करेंगे इसमें, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 44। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 44। आई गेस सबको क्लियर है। फाइन, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा? सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि कंसिडर अ टेबल आर विथ एट्रीब्यूट्स ए बी सी डी ई। मतलब एक रिलेशन गिवन है हमें, उसके अंदर हमारे पास 5 एट्रीब्यूट्स हैं, नेमली ए बी सी डी ई। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज दैट आर कुड हैव एट द सेम टाइम? अब ये मैं क्लास में अच्छे से डिस्कस करवाया था। साइमल्टेनियस कैंडिडेट कीज मतलब साइमल्टेनियसली मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये मैं इसका डेरिवेशन करवाया हूँ क्लास में। यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे समझो, ए बी सी डी ई 5 एट्रीब्यूट्स हैं, मुझे ये बताना है कि एक साथ कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला में डिराइव करवाया था, एन सी एन बाई टू। इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा दो, एन सी एन बाई टू मतलब कितने एट्रीब्यूट्स है मेरे पास, 5, 5 सी, और एन बाई टू मतलब 2 या 3, जो भी कंसिडर करो, फ्लोर ले लो या सील वैल्यू ले लो। तो 5 सी 2 की वैल्यू क्या आती है, 10। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस उस कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान में रखना था। क्लियर? साइमल्टेनियस मतलब ये क्वेश्चन साइमल्टेनियस कैंडिडेट कीज का है कि एक साथ मैक्सिमम एक टाइम पे कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन। फॉर अ रिलेशन स्कीमा आर हैविंग n पॉसिबल एट्रीब्यूट्स, सेम इस क्वेश्चन में भी मेरे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं, n एट्रीब्यूट्स है मेरे पास, और इसमें बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की। मतलब एक बार में मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कीज कितने पॉसिबल हैं। ठीक है, सेम चीज अपन अच्छे से डिस्कस किए थे इसको भी क्लास में। अब बताओ एक साथ कितने नंबर ऑफ सुपर कीज पॉसिबल हो सकते हैं, कैसे निकालेंगे हम लोग? सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे सोचते हैं कि अगर मेरे पास n कीज प्रेजेंट हैं, सॉरी n एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट हैं, मेरे रिलेशनल स्कीमा के अंदर n एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट हैं, तो हर एक एट्रीब्यूट के पास, ऐसे सोचो, हर एक एट्रीब्यूट के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, या फिर मैं दूसरे तरीके से पूछूं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने पॉसिबल होंगे। अगर एक सेट के अंदर n एट्रीब्यूट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने पॉसिबल होंगे, 2 रेज टू द पावर n सबसेट्स। ठीक है, एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो 2 रेज टू द पावर n सबसेट्स पॉसिबल होंगे। अब एक बात बताओ, किसी भी सेट, अभी मैं सेट थ्योरेटिक इसका रिलेशन ही बता रहा हूँ कि सेट थ्योरी से कैसे इसको हम रिलेट करके सॉल्व कर रहे हैं। 2 रेज टू द पावर n सबसेट्स होंगे, उसमें से एक जो सबसेट होगा मेरा, दैट विल बी 5। दो तो ट्रिवियल सबसेट हमेशा होंगे किसी भी सेट के, एक वो सेट खुद और दूसरा 5। ये चीज अच्छे से डिस्कस किए थे हम लोग। अब देखो 2 रेज टू द पावर n टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, इसमें से वो एक सबसेट जो 5 था वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब ये जो 2 रेज टू द पावर n-1 सबसेट्स बच गए, ये क्या है, ऑल द पॉसिबल सुपर कीज। क्लियर है? इसी तरीके से सॉल्व किए थे हम लोग क्लास में सेट के रिलेशन से, फिर मैं शायद आपको एक एग्जांपल से भी बताया था, तो उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 रेज टू द पावर n-1। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ईच सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ सम कैंडिडेट की। ठीक है, ये तो बहुत ट्रिवियल सी बात है, अच्छे से हम लोग डिस्कस किए थे कि सुपर की क्या होता है, किसी भी कैंडिडेट की में हम कोई एट्रीब्यूट एडिशनल ऐड करते हैं तो वो जो सेट बन गया मेरे पास, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर की। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल एक छोटा सा ऐसे ही लेके समझ लेते हैं कि मान लो ए बी मेरे पास कैंडिडेट की है, मेरे रिलेशन में ए बी सी डी ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं, और ए बी मेरा मान लो कि एक कैंडिडेट की है। एक रैंडम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब अगर मैं इसमें ए बी के अंदर ये बोलूं कि ए बी के अंदर मैं ए बी एट्रीब्यूट के साथ सी ऐड कर दूं, तो ये क्या बन गया, ये मेरा कैंडिडेट की था, ये मेरा क्या बन गया, सुपर की। है ना, ये मेरा सुपर की बन गया। और ये चीज भी हम पढ़े थे कि कैंडिडेट की इज द मिनिमल सुपर की। ठीक है, देखो आप एबीसी को फर्दर मिनिमाइज कर सकते हो एबी में, ये चीज हम लोग सीखे हैं कैसे हम एबीसी को एबी में मिनिमाइज कर रहे थे। अगर हमारे पास एफडीज गिवन थी और अगर एबी कैंडिडेट की है, तो एबी कैंडिडेट की होने के लिए जो सुपर की है एबी से रिलेटेड, उसको हम फर्दर मिनिमाइज कर सकते हैं। क्लियर है? तो दिस इज माई सुपर की। तो यही बात यहाँ पे ये पूछ रहा है बहुत सिंपली। काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है कि ईच सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ सम कैंडिडेट की। सही बात है, जो भी सुपर की होगा वो किसी न किसी कैंडिडेट की का तो सुपर सेट ही होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है।
क्लियर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ईच प्राइमरी की इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की, बट देयर मे बी कैंडिडेट कीज अदर, देयर मे बी कैंडिडेट कीज दैट आर नॉट प्राइमरी की। अब बताओ, ये चीज भी डिस्कस किए थे हम लोग अच्छे से। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, कि जितने भी प्राइमरी कीज हैं मेरे रिलेशन में, ठीक है, एक रिलेशन गिवन है, उसमें जितने भी प्राइमरी कीज हैं मेरे पास, वो सारे कैंडिडेट की होंगे। ठीक है, इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की, मतलब वो कैंडिडेट की होंगे। और साथ में क्या बोल रहा है, बट देयर मे बी कैंडिडेट कीज दैट आर नॉट प्राइमरी की। ऑब्वियस सी बात है, प्राइमरी की क्या था, मान लो मेरे पास किसी भी एक रिलेशन में, किसी भी एक रिलेशन में, लेट अस सपोज ए बी एंड बी सी, मान लो मेरे पास रिलेशन में ए बी एंड बी सी, ये दो कैंडिडेट कीज हैं, मतलब ये दो ऐसे कीज हैं जिनसे मैं पूरे रिलेशन में किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। क्लियर। बट डेटाबेस डिजाइनर इन दोनों में से किसी एक की को ही चुनेगा प्राइमरी की बनाने के लिए। तो प्राइमरी की क्या होगा, कैंडिडेट की के सेट में जो एलिमेंट्स हैं, देखो अगर ये कैंडिडेट की का सेट है, ये कैंडिडेट की का सेट है, तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक ये और दूसरा ये। तो इसमें से डेटाबेस डिजाइनर जो है वो किसी भी एक की को चुन लेगा। मान लो मैं इसको चुन लिया एज माई प्राइमरी की। क्लियर। तो दूसरा वाला की क्या है, कैंडिडेट की है, बट मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूं प्राइमरी की, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल द कीज जिसको मैं प्राइमरी की नहीं सेलेक्ट किया उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कीज। डिस्कस किए थे हम लोग, वही बात यहाँ पे है कि ईच प्राइमरी की इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की। सही बात है, जो भी प्राइमरी की है वो ऑल्सो अ कैंडिडेट, दैट इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की। बट देयर मे बी कैंडिडेट कीज दैट आर नॉट प्राइमरी की। सही बात है ना, देयर मे बी प्राइम कैंडिडेट कीज। देखो ये जो कैंडिडेट की है बीसी, ये कैंडिडेट की है, बट इसको हम प्राइमरी की नहीं बना, ऐसे कीज को हम बोलते क्या है, सेकेंडरी की, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों ऑप्शंस ट्रू है, मतलब बोथ एस वन एंड एस टू आर ट्रू, बोथ एस वन एंड एस टू आर ट्रू, ये वाला ऑप्शन। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है, कंसिडर द फॉलोइंग टू फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ एंड जी सच दैट, ये एफ डी गिवन है हमारे पास, और इस एफ डी में हमें ये बताना है कि एफ कवर्स जी, जी कवर्स एफ, बोथ आर इक्विवेलेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। अब इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, देखो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग एकदम अच्छे से समझे थे। क्लियर है। कवर कैसे फाइंड आउट करते थे, ये चीज मैं बताया था। चलो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, एफ कवर्स जी फाइंड करके देखते हैं। एफ कवर जी का मतलब क्या था, इसको भी एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं फिर से। एफ कवर जी का मतलब क्या था, एफ कवर जी मतलब, मान लो मेरे पास एक एफडी सेट गिवन है जी, ये एफडी सेट है जी, मान लो। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है क्या एफडी सेट एफ उस जी वाले एफडी सेट को कवर करेगा। मैं कैसे एक्सप्लेन किया था इसको, तो मान लो एक एफडी सेट एफ है, कवर करेगा मतलब, ये मान लो मेरा एफडी सेट एफ है, ये मान लो मेरा एफडी सेट एफ है। क्लियर। ये मेरा एफडी सेट एफ है। तो एफ कवर्स जी हम कब बोलेंगे, जब जितने भी एफडी सेट्स जी में प्रेजेंट हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, जितने भी एफडी सेट्स जी में प्रेजेंट हैं उनको मैं एफ के एफडी सेट से ला सकूं। रिपीट कर रहा हूं मैं, जितने भी एफडी सेट्स जी में प्रेजेंट हैं, अगर मैं एफ वाले एफडी सेट से उनको डिराइव कर पाऊंगा, तो मैं बोल रहा हूं एफ इज कवरिंग जी। यही चीज हम डिस्कस किए थे। चलो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या मेरे पास एफ जो है वो जी को कवर कर रहा है, या सिंपली मैं एक और कैसे तरीके से बताया था, एफ कवर्स जी मतलब, एफ कवर्स जी मतलब एफ से जी को लाना है हमें, यूजिंग एफ वी हैव टू डिराइव जी। यही चीज हम क्लास में डिस्कस किए थे कि एफ से हमें जी लेकर आना। चलो अब हम देखते हैं, यूजिंग एफ कैन वी डिराइव जी, देखते हैं। तो चलो एफ में जो एफ डी सेट गिवन है हमारे पास, एफ में है ए बी, ठीक है, और जी में है ए बी सी। तो हम सबसे पहले इसको चेक करते हैं, ठीक है, कि हम क्या ये ला पा रहे हैं, ए बी, ए टू बी सी, क्या हम इसको ला पा रहे हैं, तो देखते हैं। चलो अब कवर करने के लिए हम क्या कर रहे थे, हमें एफ से चेक करना है, मतलब यूजिंग एफ। तो हम जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज यूज करेंगे वो केवल सेट एफ का यूज करेंगे। क्लियर है। तो चलो ए का क्लोजर निकालो, ए के क्लोजर में क्या क्या आ रहा है,
यूजिंग एफ बताना है हमें ए के क्लोजर में, तो इसको ढक दिया हूं मैं, ठीक है। जी वाले को अभी हम नहीं देखेंगे। ए के क्लोजर में बताओ क्या क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, खुद ए आ रहा है, बी आ रहा है, और क्या आ रहा है, बी से सी आ रहा है, और डी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। क्लियर है। ए के क्लोजर में बी भी आ रहा है, ए के क्लोजर में सी भी आ रहा है। अब हम यहां देखते हैं, यहां देखो, ए के क्लोजर में ए भी आ रहा है, ए के क्लोजर में बी भी आ रहा है। तो देखो ए से हम बी सी ला सकते हैं, मतलब ये वाली एफ डी यूजिंग एफ आई कैन डिराइव, ठीक है, यहां तक तो सही है। नेक्स्ट वाले के लिए चेक करते हैं, ए टू ए सी, देखो ए के क्लोजर में ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, मतलब ये वाली एफडी भी आ सकती है, ऊपर वाले फंक्शनल डिपेंडेंट जो सेट है एफ, उससे हम इसको भी ला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ए बी से चेक करते हैं। हमें देखना है कि क्या हम ए बी टू सी ला सकते हैं विदाउट कंसिडरिंग दिस जी। जी को छोड़ के, जी को भूल जाओ, फिर बताओ कि क्या हम ए बी से सी ला सकते हैं। तो देखते हैं, ए बी का क्लोजर निकालो। वैसे तो सिंपली ही दिख रहा है कि यार जब ए के क्लोजर में बी सी प्रेजेंट है, ए बी सी तीनों है, तो ए बी में तो आ ही जाएगा, बट ठीक है, निकाल के देखते हैं ए बी के क्लोजर में क्या क्या आ रहा है। ऊपर वाले एफ से बताओ, ए बी सी, ये तीन चीजें आ रही हैं। तो देखो ए बी के क्लोजर में सी प्रेजेंट है, ए बी के क्लोजर में सी प्रेजेंट है, मतलब इसको भी हम ला सकते हैं ऊपर से। बी सी का क्लोजर निकालते हैं अब। बी सी क्लोजर इज इक्वल टू बी, बी तो आएगा ही खुद के क्लोजर में, बीसी के क्लोजर में बी सी। अब देखो, यहां देखो, बीसी के क्लोजर में बी और सी आ गया। आप देखो, बी से हम सी ला सकते हैं, सी ऑलरेडी है, सी से हम ए डिराइव कर सकते हैं। इसको देखो, सी से ए मींस बीसी के क्लोजर में ये आएगा, मतलब कि यहां पे क्या हुआ कि हम बीसी से ए भी ला सकते हैं, इट मींस ये भी वैलिड है। तो इसका मतलब मैं यहां पे अलग से लिख रहा हूं, एफ कवर्स जी, हम ऐसा बोल सकते हैं। इसका और भी ज्यादा विजुअल प्रूफ मैं क्लास में करवाया हूं, ठीक है, विजुअली भी, बट अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट तरीके से समझ रहे हैं। क्लियर है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया एफ कवर्स जी। अब जी कवर्स एफ के लिए क्या करेंगे, हम ये ट्राई करेंगे कि क्या हम जी वाले एफ डी सेट से एफ को ला पा रहे हैं। सिंपली हमें ये ट्राई करना है कि जी वाला एफ डी सेट जो हमारे पास गिवन है, ये वाला एफ डी सेट, क्लियर, ये वाला एफ डी सेट, इससे क्या हम एफ के साथ, मतलब एफ में जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज प्रेजेंट हैं उसको मैं ला पा रहा हूं। तो चेक करते हैं, ठीक है, चलो। ये आ गया एफ कवर्स जी। अब हमें देखना है जी कवर्स एफ, तो चलो, ए टू बी, ए टू बी, देखो ए का क्लोजर निकालो, ए का क्लोजर निकालो यूजिंग यूजिंग जी। तो जी वाले सेट को देखें हम, ए के क्लोजर में तो क्या क्या आएगा, ए बी सी, ठीक है, तीन चीजें आ रही हैं, क्लियर है। तो देखो ए से बी तो हम ला पा रहे हैं, ए से बी तो हम ला पा रहे हैं, तो ये हम ले आए। अब हम देखते हैं बी से सी, मींस बी का क्लोजर निकालेंगे। पहली बात, बी का क्लोजर निकालेंगे, और ये जो बी का क्लोजर है इसको फाइंड आउट करने के लिए एफडी कहां से यूज करेंगे, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड जी कवर्स एफ, तो हम जी वाले सेट की एफडीज को यूज करेंगे। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बट जो कॉन्सेप्ट है इतनी बार उसको अच्छे से बोल बोल के समझो, बोल बोल के पढ़ो स्टार्टिंग में सॉल्व करते वक्त, कि वो एकदम सॉलिड हो जाए आपके पास। तो चलो बी का क्लोजर निकालते हैं सिंपली, बी का क्लोजर यूजिंग द सेट जी। तो देखो बी के क्लोजर में क्या आ रहा है, यूजिंग द सेट जी, देखो बी तो खुद ही आएगा, ठीक है, ट्रिवियल सी बात है, बी के क्लोजर में बी तो आएगा। अब देखो बी से हम और क्या ला पा रहे हैं, यहाँ देखो बी से और कुछ भी नहीं ला पा रहे हैं, मतलब बी के क्लोजर में केवल बी आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, बी इज ड्राइविंग सी, मतलब इस वाली एफडी को हम नहीं ला पा रहे हैं यूजिंग आवर एफडी सेट एफ, सॉरी, यूजिंग आवर एफडी सेट जी। तो इसका क्या मतलब है, जी इज नॉट कवरिंग एफ, क्लियर है, जी इज नॉट कवरिंग एफ। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया मेरे पास, बी वाला, एफ कवर्स जी, जी कवर्स एफ नहीं हो रहा है, क्लियर। अब देखो एक और पॉइंट यहीं पे ऐड कर देता हूं, इफ एफ इज कवरिंग जी एज वेल एज इफ जी इज कवरिंग एफ, अगर दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, तो ये चीज हम अच्छे से डिस्कस किए थे, दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं मींस बोथ ऑफ द गिवन एफडीज आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। सेट थ्योरी से भी रिलेट करके हम लोग समझे थे कि इक्विवेलेंस ऑफ सेट हम कैसे प्रूफ करते हैं, वहां से इसको रिलेट किए थे, तो ये सेम कॉन्सेप्ट है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट बताना है हमें इस वाले क्वेश्चन के अंदर कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास। तो देखते हैं। ऑल व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ऑल व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो एक डायग्राम बताया था मैं क्लास में कि दिस इज लाइक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, और एक स्टेटमेंट भी लिखवाया था और इसको हम बकायदा समझे थे अच्छे से, दैट व्हाई कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी इज द स्ट्रिक्टेस्ट डेफिनेशन। मतलब व्यू और कॉन्फ्लिक्ट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी इज स्ट्रिक्टर देन व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। इस चीज को हम डिस्कस किए थे क्लास में, तो ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी स्ट्रिक्टर डेफिनेशन को यूज कर रहा है, इट मींस वो अंदर वाले सर्कल में आएगा, इनर सर्कल में, और बाहर के सर्कल में क्या आएगी, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। ये यहां तक सबको क्लियर है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस हमको अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से बस ऑब्जर्व करके आंसर देना है। तो देखो, ये एरो नोटेशन में अक्सर यूज करता हूं। एरो हम कभी भी, मतलब इस चीज को ध्यान रखना, कहीं पे भी आपको ये इफ इफ ए देन बी इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स अगर आ रहे हैं तो एरो नोटेशन से कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इससे हम उसको मतलब सेट थ्योरेटिक वे में भी उसको मैप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। बट अभी देखो, अभी हम क्या जानते हैं, दिस इज द थ्योरी जो हम जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल स्ट्रिक्टर डेफिनेशन है व्यू सीरियलाइजेबल के रिस्पेक्ट में। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है इंप्लाइज वीएसएस, ये चीज हम जानते हैं। देखो, यही है ना, एरो कहां से जा रहा है, सीएसएस से वीएसएस की तरफ, तो ये एरो वहीं पे है, सीएसएस से वीएसएस की तरफ। इट मींस व्हाट, कि अगर शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, इसका मतलब 100% आई एम श्योर कि वो व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा। बट आई कांट से द अदर वे अराउंड, कि अगर शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। समझते हैं, देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ना यहीं पे। देखो, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मान लो ये जो पोर्शन है येलो कलर वाला, दिस इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। आप यहाँ पे खड़े हो, तो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल वाले सर्कल में खड़े हो, तो खुद ही सोचो ना, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आप कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल वाले सर्कल में भी खड़े हो, और साथ ही साथ आप व्यू सीरियलाइजेबल वाले सर्कल में भी खड़े हो। इसका मतलब कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो वो व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा हमेशा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलो, अब मानो ऐसा कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। तो अगर आप यहां पे खड़े हो, इट मींस आप अभी आप किस सर्कल के अंदर खड़े हो, व्यू सीरियलाइजेबल वाले सर्कल के अंदर खड़े हो। तो अगर आप व्यू सीरियलाइजेबल वाले सर्कल के अंदर खड़े हो, तो क्या ये जरूरी है कि आप कॉन्फ्लिक्ट वाले के अंदर भी खड़े होगे? जरूरी तो नहीं है। देखो मतलब, अगर आप यहां बोलोगे तो ठीक है, यहां पे खड़े हो तो आप दोनों सर्कल के अंदर खड़े हो। बट ऐसा काउंटर एग्जांपल बन सकता है ना कि अगर आप व्यू serializable वाले सर्कल के अंदर हो, यहां पे खड़े हो, इट मींस आप कॉन्फ्लिक्ट वाले के अंदर नहीं भी हो सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। इट मींस ऑल व्यू serializable शेड्यूल्स आर कॉन्फ्लिक्ट serializable। ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। क्लियर है? ठीक है। ऑल कॉन्फ्लिक्ट serializable शेड्यूल्स आर व्यू serializable। ट्रिवियल सी बात है, अभी हम लोग देख रहे हैं बार बार सेम चीज, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर सीरियलाइजेबिलिटी। ये हम क्लास में डिस्कस किए थे। क्लास में मैं आपको अच्छे से बताया था, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, फाइन। तो देखो होता क्या है, मैं आपको बताया था, इफ ए देन बी। इफ ए देन बी को हम इस तरीके से लिखते हैं, इफ ए देन बी इंप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो, इफ ए देन बी में मैं क्या बताया था, LHS will be my sufficient condition and RHS will be my necessary condition। अब यहां से समझते हैं, conflict serializability is a sufficient condition for serializability। मतलब कि अगर मेरा शेड्यूल, ये कहना क्या चाह रहा है, पहले इसको हम अच्छे से समझते हैं। अगर मेरा गिवन शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, तो ये सफिशियंट है कि वो सीरियलाइजेबल होगा। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। अगर आपका शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, मीन्स आप यहाँ खड़े हो, यहां से आप सीरियलाइजेबल की तरफ तो हमेशा जा सकते हो ना, ठीक है। मतलब इफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल देन सीरियलाइजेबल, करेक्ट है। और दूसरा तरीका भी मैंने बताया था कि इफ ए देन बी या ए इंप्लाइज बी से हम कैसे देख सकते हैं, जो मेरे एलएचएस के अंदर आएगा दैट विल बी द सफिशिएंट कंडीशन, जो मेरे आरएचएस के अंदर आएगा वो होगा मेरा नेसेसरी कंडीशन। ये हम लोग डिस्कस किए थे क्लास में अच्छे से। तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, वी कैन चेक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी इन पॉलिनोमियल टाइम। बहुत सारे बच्चे शायद इसमें कंफ्यूज हुए होंगे कि वी कैन चेक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी इन पॉलिनोमियल टाइम, इसका क्या मतलब है। देखो,
क्लास में हम लोग ये चीज डिस्कस किए थे ना कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी चेक करने के लिए हम प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं। पहला पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं। साथ ही साथ यूजिंग टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग वी अरेंज द शेड्यूल्स। ठीक है, अब चलो हम ग्राफ बनाते हैं, प्रेसिडेंस ग्राफ। प्रेसिडेंस ग्राफ के अंदर इफ साइकिल इज प्रेजेंट, क्या जानते थे हम लोग कि अगर उसके अंदर साइकिल है मींस शेड्यूल जो है वो नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ये चीज देखे थे हम लोग अच्छे से कि अगर उसके अंदर साइकिल प्रेजेंट है मींस माय शेड्यूल विल बी नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ऐसा देखे थे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीजें कहाँ आ जा रही हैं कि मेरे प्रेसिडेंस ग्राफ के अंदर साइकिल प्रेजेंट है या नहीं। करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चीज फिर हम लोग क्या देखे थे, हाउ टू डिटेक्ट साइकिल इन अ ग्राफ। इसके लिए मैं बताया था कि डेप्थ फर्स्ट सर्च, क्योंकि ये डायरेक्टर ग्राफ है, डीएफएस का यूज करके हम साइकिल इन अ ग्राफ फाइंड आउट कर सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम। ये चीज मैं क्लास में आप लोगों को लिखवाया था, अच्छे से समझाया था कि इन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम आई कैन फाइंड वेदर साइकिल इज प्रेजेंट इन अ ग्राफ और नॉट। यहां तक क्लियर था आई गेस। अब देखते हैं आगे, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, एन स्क्वायर, एन क्यूब, एन की पावर 4, एन की पावर 10, ये जो सारे टर्म्स हैं ये पॉलिनोमियल टर्म्स हैं या नहीं। पॉलिनोमियल को हम ऐसे ही तो लिखते हैं। पॉलिनोमियल को मान लो पॉलिनोमियल किसी वेरिएबल एक्स पे है तो आप एक्स टू द पावर 1, एक्स टू द पावर 2, सिमिलरली एक्स की पावर एन लिखते हैं हम पॉलिनोमियल को। वही वाली चीज यहाँ पे है, एन की पावर 1, एन की पावर 2, एन की पावर 3, एन की पावर, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। इट मींस कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की का जो टेस्ट है आई कैन डू दैट टेस्ट इन पॉलिनोमियल टाइम। क्लियर है। तो कहीं भी पॉलिनोमियल टाइम आए तो बस इतना हमें चेक करना है कि एन के मतलब एन के साथ कुछ पावर्स एसोसिएटेड है या नहीं। इस टाइप का फॉर्मेट, एन स्क्वायर, एन क्यूब या ऑर्डर ऑफ एन को भी हम पॉलिनोमियल टाइम बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा यहीं पे मैं फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस बता दे रहा हूँ, एक एक्सपोनेंशियल टाइम भी होता है। जैसे कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं वो 2 टू द पावर एन इस टाइप से चलते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी होती है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल। एल्गोरिथम्स में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल टाइम। क्लियर है। तो यहां तक क्लियर। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया, बी, सी एंड डी। ऑल कॉन्फ्लिक्ट serializable schedules are view serializable, second one sufficient condition, and third one is polynomial time। क्लियर है। ठीक है। uh, उसके बाद है गिवन एफ डी, गिवन ए सेट ऑफ एफ डीज फॉर द रिलेशन आर ए बी सी डी विथ प्राइमरी की ए बी, with primary key AB, which R is in 2NF but not in 3NF। क्लियर है। अब हमें ये बताना है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, कि हमारे पास एक रिलेशनल स्कीमा गिवन है आर ए बी सी डी, प्राइमरी की उसके अंदर ए बी है। तो हमें बताना है अंडर विच आर इज इन 2NF बट नॉट इन 3NF। इनमें से कौन सा ऐसा रिलेशन है जो 2NF में तो है बट 3NF में नहीं है। ठीक है, देखते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी है, और दूसरा ऑप्शन है बी डिराइव्स सी। अब इसको देखते हैं, ए बी सी डी एंड बी डिराइव सी। तो यहाँ पे ए बी क्या है मेरा, सुपर की है, सॉरी प्राइमरी की है, मतलब ये कैंडिडेट की है, और आप इससे डिराइव क्या कर रहे हो, सी एंड डी। तो ये दोनों मतलब यहाँ से दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकल के आएंगी, ए बी टू सी एंड ए बी टू डी। यही तो आएगा, ए बी टू सी, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, एंड ए बी टू डी, ये दो चीजें आ रही हैं। अब देखो 2NF का टेस्ट क्या था, 2NF के टेस्ट में, टेस्ट मतलब 2NF को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये देखते थे कि जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो कैंडिडेट की के ऊपर पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। क्लियर है। अब आते हैं 3NF के टेस्ट पे। 3NF का टेस्ट क्या था कि अगर मेरे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी इस फॉर्म में है, अल्फा टू बीटा, तो मेरे पास दो कंडीशंस थी। पहला कंडीशन, या तो अल्फा को आप सुपर की बोल सकते हो, या तो बीटा को आप प्राइम एट्रीब्यूट बोल सकते हो। यही चीज हम पढ़े थे क्लास में। ठीक है। अब चलो, फॉर एवरी एफडी, हर एक एफडी के लिए ये चीज चेक करेंगे, ये चीज करेक्ट होनी चाहिए फॉर एवरी, मतलब फॉर एवरी एफडी। अब देखो, ए बी टू सी, ए बी टू डी, इस वाले एफडी के लिए देखो अल्फा इज माई सुपर की, क्लियर है। ए बी टू डी के लिए देखो
ए बी इज माई सुपर की, ये भी सही है। ठीक है, सिमिलरली देखते हैं बी टू सी के लिए। बी टू सी के लिए क्या है, या तो बी सुपर की होना चाहिए, एकदम आराम से समझा रहा हूं, या तो बी सुपर की होना चाहिए या फिर सी जो है वो होना चाहिए प्राइम एट्रीब्यूट। अब आप लोग बताओ, क्या यहाँ पे बी सुपर की है? क्या यहाँ पे बी सुपर की है? नहीं, बी सुपर की नहीं है। क्या यहाँ पे सी प्राइम एट्रीब्यूट है? सी प्राइम एट्रीब्यूट भी नहीं है। ये सी प्राइम एट्रीब्यूट है, बताओ, सी प्राइम एट्रीब्यूट भी नहीं है। इट मींस व्हाट, कि ये जो है मेरा, ये 3NF में नहीं है। ठीक है, 3NF में नहीं है। बट क्या ये 2NF में है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ये 2NF में है? 3NF में तो नहीं, ये सबको क्लियर है। अब क्या ये 2NF में, हमको ये समझना है कि ये 2NF में। तो चलो, ऊपर वाली एफडी को हम देख लिए, AB टू C AB टू D। देखो, ऐसे लिखता हूं मैं यहाँ पे फिर से, AB टू C AB टू D। ठीक है, थोड़ा सा वो वाला एरिया में क्लीन कर दे रहा हूँ एक बारी। AB टू C AB टू E AB टू D। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो, अब अभी मैं फिलहाल 2NF के लिए चेक कर रहा हूँ। चलो, AB टू C को देखते हैं। सी मेरे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, क्लियर है सबको। डी मेरे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, क्लियर है। अभी देखो, कैंडिडेट की टू नॉन प्राइम, सी के टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ये मेरे पास गिवन एफडी में फुल डिपेंडेंसी है या पार्शियल? फुल डिपेंडेंसी है, ये हमें पता है, अच्छे से डिस्कस किया हम लोग क्लास में। ये फुल डिपेंडेंसी है, मतलब ये वाला 2NF को सेटिस्फाई करेगा, ये भी करेगा। अब हम थर्ड को देखते हैं। देखो, ये भी डी क्या है मेरे पास, नॉन प्राइम और कैंडिडेट के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट है। ठीक है, फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट। अब हम B टू C को देखते हैं। देखो, जे- मतलब अभी तक B टू C नहीं आया है, अभी तक B2C फिगर में नहीं आया है। मान लो अब B2C मेरा आ गया, मतलब B2C को भी हम कंसिडर कर रहे हैं, ये मतलब था मेरा। तो B2C को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, C क्या है मेरा, C इज व्हाट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, एंड B इज व्हाट, B इज व्हाट, पार्ट ऑफ माई कैंडिडेट की। तो देखो, ये जो मेरे पास FD है B2C, ये अब बन गया फुल FD, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट। और इसकी वजह से AB टू C, ये AB टू C, ये क्या बन गया, पार्शियली डिपेंडेंट, है ना। और 2NF का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बोलता है, ये हम डिस्कस किए थे क्लास में, कि कैंडिडेट की टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुल्ली डिपेंडेंट होने चाहिए। बट यहां पे देखो, कैंडिडेट की AB है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट C है, तो कैंडिडेट की टू C क्या बन गया, पार्शियल डिपेंडेंट। मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है, ये AB टू CD एंड B टू C, ये 2NF को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 3NF को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, साथ में 2NF को भी नहीं कर रहा है। क्लियर है। अब हम देखते हैं AB टू, अब इस वाले को देखते हैं। चलो, ये वाला क्लियर है, इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल यहाँ से। ठीक है, जो डेफिनेशंस मैं क्लास में अच्छे से डिस्कस किया हूं, उसी के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस हैं, बस आपको उन डेफिनेशंस को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है अगेन, AB टू C एंड AB टू D। ये दोनों ऑप्शंस, C एंड D क्या है मेरा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो कोई दिक्कत नहीं, 2NF में है, ये भी है 2NF। अब अभी तक दोनों फुल हैं, अभी तक दोनों फुल हैं, ये बोलना ज्यादा सही रहेगा कि अभी तक दोनों फुल चल रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं C टू D, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, C टू D को ऐड कर रहा हूं अभी। ठीक है, जैसे ही मैं C टू D को कंसिडर कर रहा हूं, तो एक बात बताओ, मेरे पास C टू D की वजह से क्या ऊपर का, मतलब कैंडिडेट की टू नॉन प्राइम, कैंडिडेट की टू नॉन प्राइम पार्शियल हो रहा है उसकी वजह से, क्योंकि C मेरा खुद ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और D भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमें क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। मींस मेरे पास AB टू C जो जो कैंडिडेट की टू नॉन प्राइम रिलेशन है, सॉरी, जो कैंडिडेट की टू नॉन प्राइम FD है, वो फुल है, ये भी फुल है, और इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मतलब कि दिस गिवन FD सेट इज इन, और आई कैन से दिस गिवन रिलेशनल स्कीमा इज इन 2NF। 2NF में तो है ये। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, देखो, यहीं से हम अब ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे, अभी हमें पूरा देखना है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये था कि 2NF में हो बट 3NF में नहीं हो। तो अभी 2NF में तो है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये
3NF में है या नहीं है। अगर 3NF में नहीं हुआ फिर हम बोलेंगे ये वाला ऑप्शन सही है, बट अगर 3NF में हो गया फिर ये ऑप्शन भी सही नहीं है। क्लियर है? तो देखो 3NF के लिए क्या करते थे, या तो मेरे पास अल्फा सुपर की हो, या तो मेरे पास बीटा प्राइम एट्रीब्यूट हो। तो यहां देख लो, अल्फा सुपर की करेक्ट है, अल्फा सुपर की करेक्ट है। यहां देखो, अल्फा टू बीटा, अल्फा सुपर की है क्या? नहीं है, सुपर की नहीं है। बीटा प्राइम एट्रीब्यूट है क्या? नहीं है। मतलब इस वाले फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से ये 3NF में नहीं है। इसका मतलब हमसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि R इज इन 2NF बट नॉट इन 3NF, तो R 2NF में तो है बट वो 3NF के अंदर नहीं है, मींस दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? ठीक है। अब नाइन्थ इसको देखते हैं हम लोग कि लेट आर ए बी सी डी ई, आर ए बी सी डी ई, ये एक रिलेशन गिवन है हमारे पास। ठीक है, और उसमें बोला है बी रिलेशन इन बी सी एन एफ, सपोज सी डी ई इज द ओनली की इन द रिलेशन आर, ये केवल एक ही की है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंसीज गारंटेड होल्ड्स इन आर। अब हमसे ये बोल रहा है वो सिंपली कि एक रिलेशन गिवन है ए बी सी डी ई, उसमें सी डी ई इज माई की मतलब ये चीज भी हम डिस्कस किए थे, अगर कहीं इन जनरल वर्ड की यूज किया हो उसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर की और कैंडिडेट की। सोचो एक बारी, इफ इन जनरल की वर्ड यूज किया हो तो उसका क्या मतलब होता है, कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, इन जनरल की वर्ड यूज किया है मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द कैंडिडेट की, मतलब सी डी ई इज माई कैंडिडेट की। ठीक है, अब चलो, अब ये बोला है कि कौन सी डिपेंडेंसी होल्ड करेगी गारंटी के साथ, तो देखते हैं। बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन बताओ, अल्फा टू बीटा हम लोग डिस्कस किए थे क्लास में, बीसीएनएफ में अगर अल्फा टू बीटा डिपेंडेंसी है तो बीसीएनएफ में खास बात क्या थी कि अल्फा मेरा हमेशा सुपर की होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे थे। 3NF में हमारे पास, मैं डिस्कस किया था क्लास में, एक पतली गली भी थी कि हम बीटा को प्राइम एट्रीब्यूट बना के निकल, मतलब आराम से निकल जा रहे थे, बट यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, अल्फा होना ही चाहिए आपका सुपर की। तो हम देखते हैं एक एक करके। देखो, बी सी डी टू ए, और मेरे पास कैंडिडेट की क्या, एक ही कैंडिडेट की गिवन है सी डी ई, बी सी डी कोई कोई मतलब ही नहीं है, सुपर की देखना है ना। तो सुपर की में अगर सी डी ई ये कैंडिडेट की में है तो ऑब्वियस सी बात है सुपर की में सी डी ई वाले ये तीन एट्रीब्यूट्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, इनके साथ साथ एक और एट्रीब्यूट प्रेजेंट हो सकता है। तो देखते हैं, सी डी, यहां देखो इसके साथ ए प्रेजेंट है, मतलब ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। काफी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है इसमें। सुपर, अब देखो ए बी सी कभी सुपर की बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। बी सी डी कभी सुपर की बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। ठीक है, सी डी कभी सुपर की बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो सिंपल है, इसका आंसर क्या हो गया, ए सी डी ई टू बी, ये वाला करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस छोटी सी बात को ध्यान में रखना था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th है कि कंसिडर अ टेबल आर ए बी सी डी ई विथ एफ डीज एज ए टू बी, बी टू सी, डी टू ई। द टेबल इज डिकम्पोज्ड एज डी आर वन, ऐसे तोड़ रहे हैं, आर टू आर थ्री। ठीक है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और लॉसलेस ज्वाइन, इसके लिए हम लोग क्या क्या पढ़े थे? डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के लिए हम लोग एक एक करके मैनुअली निकाल रहे थे, लॉसलेस ज्वाइन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? चेस एल्गोरिथम। तो सबसे पहले डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग देखता हूं मैं हो रहा है या नहीं। तो कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन हम जिसको अभी डिकम्पोज कर रहे हैं, तो मान लो कि आर वन ए बी, ठीक है, आर टू हमारा है बी सी, बी कॉमा सी, ठीक है, और आर थ्री, आर थ्री नीचे लिख देते हैं, आर थ्री हमारे पास है डी कॉमा ई। ठीक है, ऐसे डिकम्पोज किया गया है रिलेशन को। ठीक है, डिकम्पोज क्यों कर रहे हैं, डिकम्पोज क्यों कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। चलो ठीक है, जब उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तभी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलो, अब हम रिलेशन को डिकम्पोज कर दिए, अब हमें उस
पर्टिकुलर रिलेशन के लिए भी फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करना है। तो देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, ए टू बी, बी सी एंड डी टू ई। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा ए टू बी, इस वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम यहाँ लिख सकते हैं। बी टू सी को हम कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। एंड डी टू ई को हम यहाँ लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा उठा के फंक्शनल डिपेंडेंसी रिस्पेक्टिव जो भी सब रिलेशंस हैं उसके अंदर लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग चेक करने की जरूरत भी नहीं है, जो भी डिपेंडेंसीज वहां थी वो सारी डिपेंडेंसीज यहाँ, मतलब उनका यूनियन आ रहा। हम कैसे चेक करते थे कि अगर सब रिलेशन मेरा आर वन, मान लो तीन सब रिलेशन है आर वन आर टू आर थ्री, किसी भी एक रिलेशन आर को अगर हम ऐसे डिकम्पोज कर रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एफ डी सेट एफ वन था, इसके करस्पॉन्डिंग एफ डी सेट एफ टू, और इसके करस्पॉन्डिंग एफ डी सेट एफ थ्री, इन तीनों के डिपेंडेंसीज का यूनियन, यूनियन एफ थ्री, इनका क्लोजर इक्वल होना चाहिए जो ओरिजिनल रिलेशन के साथ एफ डी प्रेजेंट थी उसके क्लोजर के। और ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, तीनों का यूनियन फाइंड करते थे। देखो यहाँ तीनों का यूनियन फाइंड कर लो, ए टू बी, बी सी एंड डी टू ई, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे काफी इजिली यूनियन। उसके बाद जो ये सेट आएगा यूनियन वाला, इसको नाम दे दो जी। और फिर हम निकालेंगे कि क्या सेट जी इज इक्विवेलेंट टू सेट एफ। अगर दोनों इक्विवेलेंट हुआ उसका मतलब क्या है कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो आपके पास थी ओरिजिनली वो डिकम्पोजिशन के बाद प्रिजर्व हो रही हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो और ये तरीका है, और इसको हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, मतलब कवर का यूज करेंगे कि इफ ये पूरा यूनियन, इसको मैं जी बोल रहा था कि if G is covering F and is F and if F is covering G, it means both are equivalent, and if both are equivalent, it means that dependency is being preserved. Simple। ठीक है, अभी हम एक सेकेंड इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अब चलो, अब हमें डिपेंडेंसी तो प्रिजर्व हो रही है, एक पॉइंट हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या लॉसी है। तो उसके लिए क्या बताए थे हम लोग कैसे करते थे, ए बी एक 2D मैट्रिक्स बनाते थे, सी डी ई ऐसे ही करते थे, और हर एक सब रिलेशन को रो में लिखते थे, आर वन आर टू फॉलोड बाई आर थ्री, ऐसा ही करते थे। ठीक है, क्लियर है, ओके। ठीक है, अब चलो आर वन, जो लोग क्लास में इसको थोड़ी अगर डिफिकल्टी हुई थी समझने में, एक बार मैं फिर से एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना। सब रिलेशंस क्या क्या है मेरे पास जिसमें मैं डिकम्पोज कर रहा हूँ, आर वन आर टू, उसमें एट्रीब्यूट्स है बी सी एंड आर थ्री, इसमें क्या है डी एन ई, यही है। तो हम क्या करेंगे, आर वन के करस्पॉन्डिंग ए और बी वाले सेल में, आर वन के करस्पॉन्डिंग ए और बी वाले सेल में अल्फा फिल कर देंगे, ये अल्फा, ये अल्फा। ठीक है, सिमिलरली आर टू के करस्पॉन्डिंग बी और सी वाले में हम लोग अल्फा फिल कर देंगे, काफी सिंपल सा है। सिमिलरली आर थ्री के करस्पॉन्डिंग डी और ई में हम अल्फा फिल कर देंगे। यहां तक क्लियर है सबको, इतना सिंपल काम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है, हर एक कॉलम में एक बार वेरीफाई करो कि मिनिमम एक अल्फा प्रेजेंट होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर एक कॉलम में मिनिमम एक अल्फा प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहां पर ही देखो, इस वाले कॉलम में ए में देखो, इस कॉलम में एक अल्फा प्रेजेंट है, मतलब फाइन। बी वाले कॉलम में देखो, एक अल्फा मिनिमम प्रेजेंट है, दो अल्फा है यहाँ पे, ये भी सही है। सी वाले में देखो मिनिमम एक अल्फा है, मतलब ठीक है। और डी वाले में भी एक अल्फा है, ई वाले में भी एक अल्फा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, हम लोग ये कंडीशन देखे थे ना कि आर वन इंटरसेक्शन आर टू इज नॉट इक्वल टू फाइव। अगर आर वन इंटरसेक्शन आर टू फाइव हो गया, इट मीन्स द डिकम्पोजिशन इज लॉसी, ये जानते थे हम। तो इसी को वेरीफाई करने के लिए हम लोग कॉलम्स में अल्फा को चेक करेंगे कि मिनिमम एक अल्फा होना चाहिए। जो प्रॉपर एल्गोरिथम है उसको अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो हम लोग क्लास में भी डिस्कस किए थे। क्लियर है, ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद क्या था, हमें एफडीज को देखते के साथ साथ, मतलब एफडी को कंसिडर करते हुए एलएचएस टू आरएचएस, एलएचएस टू आरएचएस ऐसा देखना है, टू अल्फा का पेयर अगर एक सिंगल अल्फा के पेयर को डिराइव कर रहा है, इस चीज को हमें फिगर आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल
जैसे मैं यहाँ पे बताऊं तो देखो, जो लोग क्लास में थे उनको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा ये। 2 अल्फा टू 1 अल्फा मतलब देखो, इस वाले एफडी को देखो, B2C। देखो, बी वाला जो मेरे पास कॉलम है उसमें 2 अल्फा है यहाँ पे, और सी वाले में 1 अल्फा है। अब हम लोग इसका जो प्रूफ था कि कैसे ये आ रहा है वो क्लास में डिस्कस किए थे। यहाँ पे बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे इसका प्रोसेस है वो डिस्कस कर रहे हैं। 2 अल्फा टू सिंगल अल्फा, देखो B2C, सिंगल अल्फा है यहाँ पे, B2C एक सिंगल अल्फा मिल गया, बी में 2 अल्फा है, सी में सिंगल अल्फा है, मतलब यहाँ पे मैं अल्फा फिल कर सकता हूँ। देखे थे हम लोग, करेक्ट है, यहाँ अल्फा फिल कर दिया। अब देखो नेक्स्ट ढूंढो, A2B, A2B नहीं आएगा कुछ भी, D2E भी कुछ भी नहीं आएगा। और हमारा टारगेट क्या था, एंड रिजल्ट क्या हम चाह रहे थे, कि कोई भी एक रो कंप्लीटली अल्फा बन जाए। अगर ऐसा पॉसिबल है इट मींस द गिवन डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस। अब देख लो यहाँ पे कितना भी हाथ पैर मार लो कि, तो आप लोग किसी भी एक रो को कंप्लीटली अल्फा नहीं कर पाओगे, मींस दिस इज लॉसी। सिंपल सा एल्गोरिथम था, मींस दिस इज लॉसी। तो कौन सा आंसर हो गया, बी ऑप्शन, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एंड लॉसी। क्लियर है आई गेस। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11th नंबर। रिलेशन आर एक्स वाई जेड डब्ल्यू be a relational schema with the following dependencies: x to y, y to z, z to w, w to y। सिंपल, सेम तरीके का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। डिपेंडेंसी प्रिजर्व एंड लॉसलेस ज्वाइन ये बताना। तो एक काम करता हूँ मैं अभी, एक बार सबसे पहले लॉसी है या लॉसलेस है इसको फाइंड आउट करता हूँ। तो देखो, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसको देखते हैं। एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है, R1 R2 R3, R1 R2 R3, ठीक है। अभी देखो, R1 है एक्स एंड वाई, कैसे फिल कर रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ एक बार समझते चलना। R1 R2 R3 यही था। चलो अब R1 क्या है मेरा, एक्स एंड वाई, मतलब एक्स के अंदर अल्फा आएगा, वाई के अंदर अल्फा आएगा। क्लियर है। R2 क्या है, वाई एन जेड, वाई एन जेड उसमें एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है, वाई एन जेड। R3 क्या है, वाई एन डब्ल्यू, वाई एन, सॉरी, वाई एन डब्ल्यू था ना, वाई एन डब्ल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला स्कैन हम कौन सा करते थे, कॉलम्स को स्कैन करते थे। कॉलम में मिनिमम एक अल्फा प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो देखो इस कॉलम में देखो एक अल्फा है, इस कॉलम में देखो तीनों अल्फा है, कोई दिक्कत नहीं है। जेड वाले कॉलम में देखो एक अल्फा मिनिमम प्रेजेंट है, डब्ल्यू वाले कॉलम में देखो एक अल्फा प्रेजेंट है। मतलब पहला वाला जो कंडीशन था वो तो सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना था, अगेन सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, 2 अल्फा टू 1 अल्फा, सिंगल अल्फा। चलो अब देखो, यहाँ पे क्या था, एक्स टू वाई, वाई टू जेड, वाई टू जेड वाले एफडी को देखो, इसको देखो, वाई टू जेड। तो हम क्या करते हैं कि वाई टू जेड, मतलब मैं क्या बताया था, एल एच एस टू आर एच एस कैसा होना चाहिए, 2 अल्फा टू सिंगल अल्फा, ऐसा होना चाहिए। फाइंड आउट करते हैं क्या एलएचएस में जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें सिंगल अल्फा है, ये मतलब है इसका। देखो एलएचएस में ये देखो 2 अल्फा है, सॉरी एलएचएस में 2 अल्फा देखना है, आरएचएस में सिंगल अल्फा, यही देखना है हमें। देखो एलएचएस में 2 अल्फा है, आरएचएस में क्या है, एक ही अल्फा प्रेजेंट है मेरे पास, मतलब मैं यहां पे भी अल्फा फिल कर सकता हूं। इसका फॉर्मल प्रूफ क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लास में हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हैं प्रॉपर, ठीक है। चलो, ये आ गया मेरे पास एक अल्फा। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट हम किसको देख सकते हैं, Z2W कुछ आ रहा है क्या, Z2W कुछ नहीं आ रहा, W2Y कुछ आ रहा है क्या, W2Y कुछ आ रहा है क्या, नहीं। Z2W कुछ आ रहा है, Z2W भी कुछ नहीं आ रहा है। Y2X, Y2X कुछ आ रहा है क्या, Y का क्लोजर निकालना है एक बारी। Y के क्लोजर में क्या क्या आ रहा है, Y के क्लोजर में आ रहा है Y, साथ में आ रहा है Z,
वाई टू जेड, जेड से आ रहा है डब्ल्यू, वाई के क्लोजर में इतना ही आ रहा है एक्स वाई, एक्स वाई, वाई जेड, वाई डब्ल्यू। अब बताओ और कहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है हमें? एक्स टू वाई, वाई टू जेड, दो मैं ड्रॉ कर दिया, एक्स टू वाई, वाई टू जेड, जेड टू डब्ल्यू। इसको देखना है हमें, जेड टू डब्ल्यू आ रहा है क्या? जेड टू डब्ल्यू कुछ नहीं आ रहा है, देखो टू अल्फा, सिंगल अल्फा, यहाँ पे हमें यहाँ पे अल्फा लाना है, एक अल्फा आ गया, पूरा रो मेरा कंप्लीटली हो जाएगा। वाई, अच्छा एक बात बताओ, वाई का क्लोजर निकालते हैं। वाई का क्लोजर, वाई के क्लोजर में क्या है? डब्ल्यू आया, दिख रहा है सबको, ध्यान से देखो तो हो सकता है। देखो मैं इसीलिए क्लास में भी सजेस्ट किया था डायरेक्टली एफडी से नहीं देखेंगे, टू अल्फा टू वन अल्फा की कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज हैं, वहां से ढूंढेंगे कि एफडी प्रेजेंट है या नहीं, या फिर अगर एफडी डायरेक्टली नहीं दिख रही है तो हम क्या करेंगे, क्लोजर निकाल के देख लेंगे। देखो वाई टू डब्ल्यू डायरेक्ट एफडी दिख रही है क्या किसी को? वाई टू, एक बार इसको साफ करता हूं मैं, ध्यान से देखना यहाँ पे एक बारी, वेट, रेड्यूस, ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। वाई टू डब्ल्यू कोई भी एफडी डायरेक्ट प्रेजेंट है? नहीं है। बट देखो यहाँ पे देखो, वाई टू डब्ल्यू देखो, वाई के पास क्या है? दो अल्फा, यहाँ पे डब्ल्यू के पास एक अल्फा है, मतलब यहाँ पे अल्फा आने की पॉसिबिलिटी है हमारे पास, यहाँ पे अल्फा आ सकता है। बट यहाँ पे अल्फा लाने के लिए वाई टू डब्ल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो हम वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे मैं वाई का निकाला था क्लोजर, वाई के क्लोजर में डब्ल्यू आ रहा है, देखो वाई के क्लोजर में वाई आएगा, वाई के क्लोजर में जेड आएगा, और क्या आएगा वाई के क्लोजर में? जेड आ रहा है, जेड से हम डब्ल्यू ला सकते हैं, तो वाई के क्लोजर में डब्ल्यू आ रहा है, मतलब कि वाई टू डब्ल्यू, तो यहाँ पे देखो टू अल्फा टू सिंगल अल्फा, तो यहाँ पे भी अल्फा आ सकता है। क्लियर है? यहाँ पे भी अल्फा आ गया। अब हम क्या करें? हमारा देखो मेन जो मोटिव था उसको ध्यान में रखना है, किसी भी एक कंप्लीट रो को हमको पूरा अल्फा बनाना है। अब क्या अगेन पॉसिबिलिटी है? देखो जैसे ही हमने वहां पे अल्फा फिल किया, यहाँ पे जैसे ही हम लोग अल्फा फिल कर दिए, तो अब हमें दिख रहा है टू अल्फा, जेड वाले में सिंगल अल्फा, यहाँ डब्ल्यू में टू अल्फा टू अल्फा टू सिंगल अल्फा, यहाँ पे टू अल्फा, यहाँ पे सिंगल अल्फा दिख रहा है, ये देखो टू अल्फा, यहाँ सिंगल अल्फा। तो अगर मेरे पास Z टू W फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही होगी, तो मैं यहाँ पे एक और अल्फा फिल कर सकता हूँ, यही बात है। अब हमें चेक करना है कि Z टू W फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है या नहीं, तो देखो सिंपली Z का क्लोजर निकालो, या चलो यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है Z टू W फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे भी हम एक अल्फा लिख सकते हैं। तो देखो क्या हुआ, कंप्लीट एक रो मेरे पास पूरा अल्फा हो गया, इट मींस द गिवन रिलेशन इज लॉसलेस। ठीक है, लॉसलेस है। अब लॉसलेस ज्वाइन है और डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो ही रही होगी, यहाँ पे शायद हो रही है डिपेंडेंसी प्रिजर्व एक्स टू वाई, ये तो सारे लोग आई गेस कर लिए होंगे सॉल्व, डिपेंडेंसी प्रिजर्व निकालना यहाँ पे सिंपल है, तो लॉसलेस ज्वाइन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ही है इसका 11th का, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ सी ऑप्शन। मेन जो बताना था मुझे उस क्वेश्चन में वो ये चेक करवाना था कि लॉसी है या लॉसलेस ज्वाइन। और कभी कभी ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज डायरेक्ट मेरे एफडी सेट में नहीं गिवन हो, इसीलिए मैं सजेस्ट किया था कि डायरेक्ट एफडी से देखना नहीं शुरू करेंगे, टू अल्फा टू वन अल्फा पेयर बनाओ, ढूंढो ऐसा कहाँ मतलब प्रेजेंट है, और फिर देखो कि उससे कोई एफडी निकल के आ रही है क्या। डायरेक्ट नहीं दिखेगी एफडी तो क्लोजर निकाल के चेक कर लेंगे। सारी चीजें अच्छे से डिस्कस की हूँ, क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है। उसके बाद ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें शायद कुछ लोग अटके होंगे, 12th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ लॉसी डिकम्पोजिशन। सबसे पहला क्या ध्यान देना है हमें यहाँ पे, कि क्वेश्चन में वो लॉसलेस डिकम्पोजिशन के लिए नहीं पूछा है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, वो पूछा है लॉसी डिकम्पोजिशन के लिए। तो एक बात बताओ, जब भी डिकम्पोजिशन लॉसी होता था तो क्या क्या होता था? सिंपली स्पूरियस टपल आने के चांसेस थे, स्पूरियस टपल आता था उसमें, ठीक है, वो सारी बातें अभी हम देखते हैं। तो ऐसे देखो, आर आई इंटरसेक्शन आर जे इज इक्वल टू 5 फॉर ऑल आर आई आर जे, मतलब आर आई और आर जे है ना, वो 5 होगा सारे आर आई आर जे के लिए। मतलब कि ये देखो, अगर मैं आर वन बोल रहा हूं, ए कॉमा बी ऐसे डिकम्पोज किया, और आर टू बोल रहा हूं सी कॉमा डी, तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है यहाँ पे, दिख रहा है सबको। बट ये बोल रहा है फॉर ऑल आर आई आर जे, अब अगर कोई आर थ्री प्रेजेंट है
मान लो बी कॉमा ई, तो इन दोनों का अगर मैं पेयर लेके, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लूं, तो बी सब में कॉमन है, तो यहां पे तो नहीं आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे इंटरसेक्शन फाई नहीं आ रहा है, एक एलिमेंट आ रहा है उसके अंदर, बी प्रेजेंट है। क्लियर है? बट केवल बी के प्रेजेंट होने से, मतलब इंटरसेक्शन इज नॉट फाई, क्या ये होने से केवल हम ये कह सकते हैं क्या कि जो मेरा गिवन रिलेशन है वो लॉसलेस है? उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा? चेस थ्योरम से चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कॉमन एट्रीब्यूट प्रेजेंट हो, उसके बाद भी मेरा रिलेशन क्या हो, लॉसी हो। यही बात थी सिंपली। तो यहाँ वही चीज है, हो सकता है कि फाई हो, उसके बाद भी वो लॉसी हो, मतलब फाई प्रेजेंट हो, सॉरी फाई ना हो सकता है फाई ना हो उसके बाद भी वो लॉसी हो। और ऐसा हो सकता, और देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक पेयर के लिए, मतलब हर एक पेयर के लिए यहाँ पे आए, मतलब हर एक पेयर के लिए इंटरसेक्शन फाई आए। यहाँ देखो, रिलेशन लॉसी लॉसी हो सकता है, बट RI R3 के लिए जो इंटरसेक्शन है वो नॉट फाई है। तो फॉर ऑल वाला ये फॉल्स हो गया। क्लियर है? सेकंड क्या है? RI इंटरसेक्शन RJ इज नॉट इक्वल टू फाई। ये तो क्या बोलते हैं कि ये भी सेम, उसका ये नॉट इक्वल टू फाई फॉर ऑल RI R J, ये भी रॉन्ग बात है। नॉट इक्वल टू फाइव पे आप ये कैसे बोल सकते हो कि वो हमेशा, मतलब ये ऑलवेज वाली कंडीशन है, तो ये भी फॉल्स हो गया। फिर ये देखो, RI नेचुरल ज्वाइन R1 R2 R3 इज इक्वल टू R, ये तो मेरा कब होता है? जब रिलेशन इज लॉसलेस, तो ये तो ट्रू कंडीशन है, लॉसलेस का कंडीशन है ये क्या है? R1 नेचुरल ज्वाइन R2 नेचुरल ज्वाइन R3 इज अ सुपर सेट ऑफ R, यहां आ जाएगा स्पूरियस टपल। ये हम लोग डिस्कस किए थे। और जैसे ही स्पूरियस टपल प्रेजेंट है, मींस द रिलेशन इज 100% लॉसी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? अ रिलेशन इन 2NF has no any partial dependency। अगर कोई रिलेशन 2NF में है तो देयर विल बी नो एनी पार्शियल डिपेंडेंसी। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? मैं क्लास में डिस्कस किया था बहुत अच्छे से कि ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि रिलेशन 2NF में हो और साथ साथ पार्शियल डिपेंडेंसी भी प्रेजेंट हो। 2NF क्या करता है? एक स्पेशल टाइप की पार्शियल डिपेंडेंसी, मतलब कैंडिडेट की टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट की टू नॉन प्राइम फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए, पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये हम लोग देखे थे क्लास में। ठीक है? तो ये क्या बोल रहा है कि रिलेशन इन 2NF हैज नो एनी पार्शियल डिपेंडेंसी, कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है? करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, BCNF इज स्ट्रिक्टर, ये स्ट्रिक्टर था। ठीक है? स्ट्रिक्ट, STRICT, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। BCNF इज स्ट्रिक्टर देन 3NF, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग डिस्कस किए थे। BCNF कहाँ आ रहा था? सबसे इनर सर्कल में आ रहा था। BC, BCNF, उसके बाद 3NF, है ना? ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए थे। तो BCNF क्या था? सबसे स्ट्रिक्ट था, तो ये ट्रू है। उसके बाद है, इफ अ रिलेशन इज इन 3NF देन इट मे और मे नॉट बी इन 2NF। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर रिलेशन 3NF में है, देखो इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, 2NF यहां आएगा। अगर रिलेशन 3NF में है तो वो हमेशा 2NF वाले सर्कल के तो अंदर ही प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है, अगर रिलेशन 3NF में है तो 2NF के अंदर हमेशा प्रेजेंट है, मींस ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है? उसके बाद, अ रिलेशन हैविंग टू एट्रीब्यूट्स इज ऑलवेज इन BCNF इन 3NF, ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट। हम लोग डिस्कस किए थे क्लास में कि अगर किसी भी रिलेशन के अंदर केवल दो एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट हैं तो दैट रिलेशन इज ऑलवेज इन 2NF। मतलब एग्जाम्पल क्या था? ये देख लो, किसी रिलेशन के अंदर यही दो एट्रीब्यूट्स हैं, A और B। तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहां से आप FD कैसे निकालोगे? या तो आप निकालोगे A to B, या तो आप ये लिखोगे A to B, या तो क्या है, बाकी FD ट्रिवियल है। मतलब देखो, या तो मेरे पास कैंडिडेट की के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी है, मतलब कि सिंपल कैंडिडेट की होगा, या तो ए कैंडिडेट की है, तो आप ऐसे लिखोगे A to B। या तो मेरे पास बी कैंडिडेट की है, या तो ये है,
या तो ये है बी कैंडिडेट की है, B2A लिखोगे, या दोनों एट्रीब्यूट्स मिलाकर कैंडिडेट की है, तो आप कैसे लिखोगे, ए बी मेरा कैंडिडेट की है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी क्या? और अगर आपका रिलेशन है तो आपको कैंडिडेट की तो बनाना ही पड़ेगा, मतलब प्राइमरी की होना ही चाहिए उसमें, प्राइमरी की मींस व्हाट, कैंडिडेट की। तो देखो इसमें ये है, तो क्या होता है BCNF में, अल्फा टू बीटा, अल्फा इज माई सुपर की, बीटा इज माई, इसमें तो कुछ भी नहीं था, अल्फा टू बीटा, अल्फा इज माई सुपर की। तो देखो यहाँ पे भी अगर मैं इसको कंसिडर करूं अल्फा टू बीटा, ये सुपर की है, दिख रहा है मैं कैंडिडेट की है, तो सुपर की तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सुपर की। B2A है, ये भी कैंडिडेट की है, मतलब सुपर की है। अगर हम ए बी को बना दिए, दोनों को मिला के बना दिए, तो ये सारी एफडीज तो ट्रिवियल हैं, आप AB to A लिखो या फिर आप AB to B लिखो। मतलब इफ अ रिलेशन इज हैविंग टू एट्रीब्यूट्स देन इट इज ऑलवेज अ व्हाट, BCNF। और अगर कोई चीज BCNF है तो यहां से देख लो, वो हमेशा 3NF होगा ही, मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट डी बोथ आर ट्रू। करेक्ट है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14th में, ठीक है, कंसिडर रिलेशन RABCD, अच्छा यहाँ पे ना ई भी आएगा, ABCDE, क्योंकि यहाँ देखो ई मेरे एफडीज में प्रेजेंट है, तो ABCDE है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया था वहां पे। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, द नंबर ऑफ सुपर कीज। फाइन, सिंपल है, चलो एक बारी मैं लिख देता हूँ सारी एफडीज को, एक बारी लिख देता हूँ सारी एफडीज को, देखो ABC to DE, एक ये एफडी हमारे पास, दूसरा है D to AB, ये एफडी है हमारे पास, ठीक है। अब हमें बताना है नंबर ऑफ सुपर कीज, तो बिल्कुल सिंपल था, एक सेकेंड। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था हमारे पास। कैसे फाइंड आउट करते थे हम नंबर ऑफ सुपर कीज, कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये एक गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही वेरिएशन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सुपर की फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरे इस गिवन रिलेशन में कैंडिडेट की क्या है। और कैंडिडेट की फाइंड हम कैसे करते हैं, किसके हेल्प से, यूजिंग द गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसीज। क्लियर है, ठीक है। अब चलो कैसे स्कैन करें, कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका बताया था हमें, क्या डिस्कस किए थे हम लोग। सबसे पहले लुक एट द RHS, RHS के अंदर देखो कि विच एट्रीब्यूट इज नॉट प्रेजेंट। यहाँ देखो A प्रेजेंट है, B प्रेजेंट है, C नहीं है, D है और E है। इसका मतलब जो C है ना, वो हमेशा प्रेजेंट होगा ही होगा, मतलब C हमेशा मेरे कैंडिडेट की में होगा। ठीक है, C को लिख दिया मैं। अब देखो C से कोई भी डायरेक्ट मेरे पास नहीं है, सी से डायरेक्ट कोई एफडी है क्या, नहीं है। चलो तो सी के साथ डी को कंसिडर करते हैं फॉर फाइंडिंग माय कैंडिडेट की। तो सी डी का क्लोजर क्या आएगा, डी सी डी। ओके, उसके बाद देखो डी से ए बी हम ला सकते हैं, डी से ए बी ला सकते हैं, और ए बी सी से हम ई ला सकते हैं। क्लियर है, मतलब सी डी जो है ये, दिस इज माय कैंडिडेट की, ये मेरा एक कैंडिडेट की आ गया। काफी सिंपल है यहाँ पे कैंडिडेट की निकालना, ये मेरे पास एक कैंडिडेट की आ गया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ मैं साइड में लिखते चल रहा हूँ प्राइम एट्रीब्यूट्स। अगर CD मेरा कैंडिडेट की है तो प्राइम एट्रीब्यूट के सेट में अभी इस इंस्टेंस तक क्या क्या है, C और D प्रेजेंट है। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, फिर हम क्या करेंगे। अब देखो क्या मेरे पास, ध्यान से सुनना मेरे इस स्टेटमेंट को, गिवन एफडीज को एक बार हम देखेंगे ध्यान से। क्या मेरे पास कोई ऐसा फंक्शनल डिपेंडेंसी इसके अंदर प्रेजेंट है जो प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहा है, मतलब इस तरीके का, क्या कोई ऐसा एक्स प्रेजेंट है जो प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहा है। ये मैं क्लास में बताया हूं काफी अच्छे से।
क्या कोई ऐसा एक्स प्रेजेंट है जो प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहा है? अगर ऐसा एक्स प्रेजेंट है हमारे पास, तो उस एक्स को उस प्राइम एट्रीब्यूट, मतलब कैंडिडेट के अंदर जो प्राइम एट्रीब्यूट था, उस एक्स को उस प्राइम एट्रीब्यूट के बदले रिप्लेस कर दो। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट सी एंड डी है, क्लियर। और यहाँ देखो, ए बी सी किसको डिराइव कर रहा है? डी को, ई को। ठीक है, अगर इसको मैं अलग अलग सेपरेट करके लिखूंगा, इट मींस ए बी सी इज डिराइविंग डी। क्लियर है? मतलब कि जो मेरे पास कैंडिडेट की है ना सी डी, इसमें क्या है, ये डी जो प्राइम एट्रीब्यूट है, इसको डिराइव कर रहा है कौन? ए बी सी। यही मैं यहां बोल रहा हूं। देखो, मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कोई ऐसा एक्स प्रेजेंट है, मान लो इस पूरे को एक्स मान ले रहे हैं, तो देखो, एक्स इज डिराइविंग डी, ये दिख रहा है हमें, एक्स डी को डिराइव कर रहा है। तो अगर एक्स डी को डिराइव कर रहा है, ये रिलेशन मेरे पास प्रेजेंट है, इट मींस व्हाट, कि इस डी के बदले हम एक बार इसको फिल करके देखेंगे। तो डी के बदले ए बी सी डाल दो तो क्या आ जाएगा? सी तो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट ही है, ए बी सी आ गया, ए बी सी। इसका क्लोजर निकालो, ए बी सी, ए बी सी, डी एंड ई, सब कुछ आ गया। तो ये सुपर की है। अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये कैंडिडेट की है। तो देखो, एसी देखो, एसी के क्लोजर में सब कुछ आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं आएगा। बीसी के क्लोजर में कुछ भी नहीं आएगा, मतलब ए बी सी भी मेरा एक क्या हो गया? कैंडिडेट की। तो कितने कैंडिडेट कीज यहाँ पे प्रेजेंट हैं? दो। पहला है सी डी, दूसरा ए बी सी। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। ये सारी चीजें हम लोग क्लास में एकदम अच्छे से डिस्कस की हैं। क्लियर? ठीक है, अब हम देखते हैं यहां से फर्दर कैसे प्रोसीड करें। तो हमें पता था कि कैंडिडेट की पहले निकालना है हमें। जैसे ही हम कैंडिडेट की निकाल लेंगे, उसके बाद हम अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, जो कि स्टार्टिंग के पहले दो क्वेश्चंस भी इसके सिमिलर ही थे। वहां पे डायरेक्टली आपको कैंडिडेट की गिवन था। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज है आपके लिए, दैट यू हैव टू फाइंड आउट कि कैंडिडेट की क्या है। एक बार कैंडिडेट की निकाल लिए, फिर तो द कैलकुलेशन इज वेरी ट्रिवियल। सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखो, अब क्या है, मेरे पास कितने एट्रीब्यूट्स है? पांच, ए बी सी डी ई। ठीक है, सो नाउ कंसिडर सी डी। अगर मैं सीडी के लिए देखूं कि कंसिडरिंग सीडी एज माय कैंडिडेट की, मतलब यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं मेरे पास, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ कि ये मेरे पास पहला वाला कैंडिडेट की है, ये मेरे पास दूसरा वाला कैंडिडेट की है। एंड वी विल यूज अगेन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हेयर। तो देखो, सीडी के लिए देखते हैं हम लोग। सीडी के लिए क्या करेंगे? सीडी वाले दो, इन दो एट्रीब्यूट्स को कंसिडर करो एंड टेल मी द नंबर ऑफ सुपर कीज। तो इन दो एट्रीब्यूट्स को अगर मैं कंसिडर करूं, तो ए बी ई, ये इन सारे एट्रीब्यूट्स, इन तीनों एट्रीब्यूट्स के पास इंडिविजुअली दो दो क्या है इनके पास? एक सेकेंड, हाँ, इंडिविजुअली दो दो पॉसिबिलिटीज हैं सबके पास। क्लियर है? तो देखो, दो दो पॉसिबिलिटीज मतलब 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, सिमिलरली चलो अब इसके लिए आते हैं, ए बी सी के लिए आते हैं। ए बी सी, ए बी सी के लिए क्या है? तीन है ए बी सी, बच क्या गया? डी एन ई, मतलब 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये जो 8 है, ये पूरा वाला, ये वन वाला एरिया पूरा, और ये जो ए बी सी है 4, ये वाला एरिया है। अब हमें दोनों में कुछ चीजें कॉमन हो रही होंगी, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। इस कॉमन वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे? देखो, ऐसे लिख के देखते हैं पहले इन दोनों में क्या आ रहा है। अगर इन दोनों के एट्रीब्यूट्स को मैं मर्ज करूं, तो हमारे पास आएगा ए बी सी डी, यही आ रहा है। अब देखो, कंसिडरिंग ए बी सी डी, मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं सुपर की के लिए? ए बी सी डी, एक ई अकेला बच रहा है, मतलब दो। टू की 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 दैट इज 2। ठीक है, अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन में क्या करते थे? ये सारे टर्म्स इंक्लूड होंगे, ये एक्सक्लूड होगा। डिस्कस किए हम लोग क्लास में। ये सारे टर्म इंक्लूड होंगे, मतलब 8 + 4 - 2 इज इक्वल टू 10। मतलब 10 सुपर कीज पॉसिबल है मेरे पास इस वाले क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? नोट कर लेना इसको।
ठीक है, अब ये भी सेम, मतलब देखो सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चंस है, ये एक टॉपिक टेस्ट था तो इसीलिए क्वेश्चंस यूजुअली आपको एक ही टॉपिक्स के ज्यादा दिखेंगे। इससे होगा क्या कि एक टॉपिक डेप्थ में आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को भी सेम हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो मैं बता रहा था। वहां पे वैल्यूज थी, यहाँ पे जनरल चीजें दी गई हैं। एक रिलेशन के अंदर अगेन एन एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, अब देखो एन एट्रीब्यूट्स हैं, और जो कैंडिडेट की है सेट, उसके अंदर एक कैंडिडेट की में A1 A2 A3 आ रहा है, दूसरे में A2 A4 आ रहा है। तो क्या करेंगे, सिंपल वी विल यूज, अगेन मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूं बार बार, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब क्या होगा, ये तीनों प्रेजेंट है उसके अंदर, तो देख लो तीन ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस वाले कैंडिडेट की से टोटल पॉसिबल सुपर कीज कितनी आएंगी, तीन तो ये हैं ही, और टोटल एन है, तो कितने रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स बच गए मेरे पास, n-3। n-3 रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हो गए। अब ऐसा सोचो कि हर एक इनमें से हर एक एट्रीब्यूट के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, दो। पहले के पास दो, दूसरे के पास दो, तीसरे के पास दो, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई, 2 की पावर n-3। अच्छे से समझे थे ये हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, क्लियर है, ये हो गया इसकी वजह से। सेम वही कर रहे हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये हो गया मान लो इसके लिए। अब इसके लिए फाइंड आउट करते हैं, ये इसके लिए क्या आ रहा है, इसको अलग पेन से कर लेते हैं। देखो A2 A4 दो प्रेजेंट है हमारे पास, मतलब दो कीज हैं, सॉरी दो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास इस कैंडिडेट की में। इस दो के अलावा और कितने एट्रीब्यूट्स बच गए हैं, टोटल n एट्रीब्यूट्स हैं, दो हम लोग ले लिए कैंडिडेट की के लिए, मतलब n-2 रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास। और उन n-2 रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स में से हर एक एट्रीब्यूट के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, दो, तो अगेन यहां से क्या आ जाएगा, 2 की पावर n-2। बट वी विल इंक्लूड ऑल दीज टर्म्स। ठीक है, हम इन सारे टर्म्स को इंक्लूड करेंगे। अब हम देखते हैं एक्सक्लूड क्या करना है हमको। तो देखो इनको और इनको एक साथ लेके देखो, इनको और इनको एक साथ लेंगे तो क्या आएगा, A1 A2 A3 और A4, यही आ रहा है। सबको एक साथ लेने से ये चार एट्रीब्यूट्स। अब सोचो ये चार एट्रीब्यूट्स तो प्रेजेंट हो, इसके अलावा रिमेनिंग कितने हैं हमारे पास, चार आ गए हमारे पास हाथ में, बचे हुए कितने टोटल, n में से चार को सब्ट्रैक्ट कर दो, n-4। वो n-4 एट्रीब्यूट्स में से अगेन सेम बात रिपीट कर रहा हूं, 2 raised to the power n-4 पॉसिबिलिटी, 2 की पावर n-4। और इस वाले पोर्शन को हम क्या कर रहे थे, एक्सक्लूड, मैं माइनस साइन यूज कर रहा हूं जहां पे एक्सक्लूड करना है। तो ओवरऑल आंसर हमारा कितना आ गया, 2 raised to the power n-3 इसको इंक्लूड कर रहे थे, प्लस 2 raised to the power n-2 इसको भी हम लोग इंक्लूड कर रहे थे, माइनस 2 raised to the power n-4। कोई सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, सी ऑप्शन मैच कर रहा है इससे। क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से हम लोग क्लास में समझे हैं, नोट्स को रिवाइज करना बार बार। देखो लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स ही है, इसी को कभी इनमें कुछ वेरिएशंस लाके क्वेश्चंस बनते रहेगा, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो चाहे वो गेट एग्जामिनेशन हो। क्लियर है, कॉन्सेप्ट सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इस पोर्शन तक जितना पोर्शन अभी तक हम लोग कवर किए हैं उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स पॉसिबल हैं जिसपे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ऑलरेडी कवर्ड है क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया हमारा, थोड़ा सा अब फास्ट करता हूं मैं। 15 भी हो गया, 16th क्या बोल रहा है, अच्छा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के लिए वी हैव सीन सो फार दैट वी विल यूज टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग। ठीक है, या फिर हम बनाएंगे प्रेसिडेंस ग्राफ। तो देखते हैं कैसे बनाना है प्रेसिडेंस ग्राफ। शेड्यूल गिवन है 2 2 1 3 1 2। ठीक है, मतलब मेरे पास तीन ट्रांजेक्शन, अच्छा यहाँ गिवन है ऊपर T1 T2 T3, तीन ट्रांजेक्शन है मेरे पास T1 T2 T3। तो ऐसे करते हैं कि T1 T2 पहले लिख लेते हैं इसको, T3। अब देखो R2B, शेड्यूल, शेड्यूल से इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फिर से एक बार अच्छे से समझ लो। शेड्यूल से ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन अगर शेड्यूल ऐसे गिवन है हमारे पास हॉरिजॉन्टली, तो इसको ट्रांजैक्शन के फॉर्म में अगर अरेंज करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे, R2B मतलब R ऑफ B। ठीक है, नेक्स्ट वन इज W2B। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट वन इज W1A मतलब राइट ऑफ A। ठीक है, नेक्स्ट वन इज B, क्लियर, R3A WB
WA, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6, एक बार वेरीफाई कर लेना, कभी भी शेड्यूल को लिखो तो एक बार चेक जरूर कर लिया करो कि टोटल ऑपरेशंस जो गिवन शेड्यूल में प्रेजेंट है और हम अगर ऐसे अरेंज कर रहे हैं तो दोनों सेम आ रहा है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड हियर 2 4 6 6 एंड 7 क्लियर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रेसिडेंस ग्राफ ड्रॉ करेंगे, T1, T2, T3, प्रेसिडेंस ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर मेरे प्रेसिडेंस ग्राफ में साइकिल है, इसका मतलब द गिवन शेड्यूल इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। यही सिंपल चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं टी, देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे T2 R2, ये RB से। ठीक है, जब देखो इसका कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ हो रहा है, इसके साथ हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट, RB का WB से हो रहा है, मतलब T2 to T1 एक एज आएगा हमारे पास, T2 to T1 एक एज आएगा हमारे पास, क्लियर है। नेक्स्ट देखो WB किसके साथ हो रहा है, WB का कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर कौन सा होगा, या तो RB होगा या WB होगा। तो देखो RB यहाँ प्रेजेंट है, WB का कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर RB भी प्रेजेंट है, WB भी इसी में प्रेजेंट है, मतलब T2 to T1 ऑलरेडी हम एज ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक हम कर लिए। उसके बाद देखते हैं, एक सेकेंड यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब चलो यहां से देखते हैं, ए T1 से कहाँ आ रहा है, T1 से कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है T1 to T2, T1 to T2 कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है, T1 से T3 में भी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है। और कहाँ पे बताओ, और तो कोई कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर नहीं है इस वाले ऑपरेशन से, मतलब T1 से T2 है एक कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर, ठीक है, और दूसरा कहाँ है T1 से T3। अभी देखो इतना सॉल्व करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि साइकिल प्रेजेंट है नहीं। तो यहाँ पे देखो साइकिल आ गया। साइकिल हम कैसे चेक करते हैं, या साइकिल होता क्या है बेसिकली, एक बार मैं छोटे से एग्जाम्पल से, मतलब इस वाले एग्जाम्पल से बता देता हूँ। देखो T1 to T2 मतलब किसी भी एक नोड या किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करके अगर हम वापस से उसी वर्टेक्स पे पहुंच जा रहे हैं गिवन ग्राफ में, तो हम बोलेंगे कि साइकिल इज प्रेजेंट इन द ग्राफ। तो हम T1 से शुरू हो रहे हैं, T1 से T2 के, T2 से वापस T1 में जाए, मतलब अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो वापस यहीं पे आ गए। और अगर किसी भी ग्राफ में एक भी साइकिल प्रेजेंट है, ठीक है ध्यान से सुनना, किसी भी ग्राफ में एक भी साइकिल प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि हाँ साइकिल एग्जिस्ट इन द ग्राफ। और अगर एक भी साइकिल प्रेजेंट है मींस द गिवन शेड्यूल इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो यहाँ पे क्या है, एस इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट, एफ इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ये गलत आ गया, इज एफ इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ठीक है वो टाइपिंग एरर है। ठीक है, एफ इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ये टाइपिंग एरर है यहाँ पे, एफ इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल करेक्ट है। सिंपल था बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स को जितना रिवाइज कर लो उतना सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 इन नॉट इन, क्या बोल रहे हैं, कंसिडर फॉलोइंग रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एफडी सेट इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलरली देखो वही रिपीटेटिव चीज है, थर्ड नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म के लिए मैं बता दे रहा हूँ, अब एक ही टाइप के क्वेश्चंस को, सिंपल सा है ये, आप लोग इसमें आंसर मैच कर लेना, क्योंकि फिर टाइम हम दूसरे और वैरायटी के क्वेश्चंस पे देंगे। हमें क्या चेक करना है कि इनमें से कौन सा 3NF में नहीं है। तो हम क्या करते थे, अल्फा टू बीटा, अल्फा क्या होना चाहिए सुपर की, बीटा क्या होना चाहिए प्राइम एट्रीब्यूट। अगर इनमें से कुछ भी एक आ रहा है मींस द गिवन रिलेशन इज इन 3NF। क्लियर था यहाँ तक। अब सुपर की फाइंड आउट करने के लिए या प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड आउट करने के लिए द फर्स्ट बेसिक थिंग दैट वी शुड डू इज क्या, हमें फाइंड आउट करना है कैंडिडेट की। तो इसमें कैंडिडेट की निकालो, उससे उससे प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड आउट करो, और कैंडिडेट की के साथ कोई एट्रीब्यूट इंक्लूड करके हम सुपर की बोल सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस वाले में 17th वाले में करेक्ट आंसर ये आएगा ऑप्शन डी। इसको वेरीफाई कर लेना, क्योंकि ये सेम टाइप का रिपीटेटिव क्वेश्चन करवाने का मतलब नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक है, बाकी अगर किसी को डाउट होगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में, इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो। ठीक है, चलो उसके बाद 18th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 18th वाले क्वेश्चन में ये मेरे पास गिवन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्कीमा, ये स्कीमा गिवन है, और इसमें हमको ये बताना है कि
ये स्कीमा गिवन है, ये एफडी गिवन है, और इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं, चलो। अब बताओ एक चीज हमें, कि सबसे पहले अगर वी हैव टू फाइंड आउट द कैंडिडेट की, तो हम क्या देखते हैं, कौन सा एट्रीब्यूट आरएचएस में मिसिंग है। बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड है, वही चीजें बार बार आएंगी, बट आपको अपना एप्लीकेशन, आप जब मतलब एप्लीकेशन सुधारना है, ठीक है, बेसिकली अपना क्या बोलूं मैं, कि आपको क्वेश्चंस को देख के ये चीज इंप्रूव करनी है कि हम क्वेश्चंस को टैकल कैसे करें। ये भरोसा रखना है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं हम, जो भी करवाया गया है क्लास में, वो सफिशियंट है, हमें बस उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो आप अपना एप्लीकेशन वाला पार्ट, जितने भी लोग किसी भी क्वेश्चन में अगर अटक रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो एप्लीकेशन वाले पार्ट के ऊपर फोकस करो। ठीक है, तो देखो, सिंपल सी बात है, क्या है कि आरएचएस में कौन सा एट्रीब्यूट नहीं प्रेजेंट है, सबसे पहले उसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे आरएचएस में क्या नहीं प्रेजेंट है, बी है, सी है, ई है, एफ है, जी है, ए नहीं है आरएचएस में। और क्या नहीं है, ए नहीं है, बी है, सी है, डी नहीं है, ई एफ जी, ये दो एट्रीब्यूट्स मेरे आरएचएस के अंदर नहीं है। मतलब कि ये दो एट्रीब्यूट्स तो होंगे ही कैंडिडेट की। मैं एक बार एडी का क्लोजर निकाल के देख लो, ए, डी, बी, बी के बाद सी भी आ जाएगा, सी डी से हम ई ला सकते हैं, ई से हम एफ ला सकते हैं, एफ से हम जी ला सकते हैं। क्लियर है, मतलब एडी जो है वो मेरा कैंडिडेट की तो होगा ही होगा। ठीक है, एडी मेरा कैंडिडेट की होगा ही होगा। कैंडिडेट की आ क्या आ गया, एडी। प्राइम एट्रीब्यूट क्या आ गया, ए एंड डी। अभी इस इंस्टेंस से देख रहा हूँ, आगे हो सकता है कुछ और भी प्रेजेंट हो। अब देखो, फिर हम नेक्स्ट चेक क्या लगाएंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे कि क्या कोई और ऐसा एट्रीब्यूट प्रेजेंट है जो कि प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहा है। वही वाली बात जो मैं पहले किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लो, काफी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्या कोई ऐसा एक्स प्रेजेंट है, क्या कोई ऐसा एक्स प्रेजेंट है जो प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहा है। ठीक है, क्लास में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस भी किए थे और अच्छे से समझे थे इस वाले कॉन्सेप्ट को भी। ठीक है, सारा क्लास का कराया हुआ, कुछ भी मैं इस टेस्ट में बाहर से नहीं दिया हूँ। ठीक है, क्या कोई ऐसा एक्स प्रेजेंट है जो प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहा है। अब देखो, पूरे एफडी सेट में क्या कोई ए को डिराइव कर रहा है, आरएचएस के अंदर देखो नहीं कर रहा है। क्या कोई डी को डिराइव कर रहा है, नहीं कर रहा है। मतलब मेरे पास एडिशनल और कैंडिडेट की पॉसिबिलिटी नहीं है। इट मींस एडी इज माई कैंडिडेट की। नाउ नेक्स्ट थिंग हमें क्या चेक करना है, 2NF 3NF। तो एक काम करते हैं, 3NF चेक करते हैं सबसे पहले, क्योंकि अगर रिलेशन 3NF में होगा तो 2NF में तो बाई डिफॉल्ट होगा ही होगा। ठीक है, 3NF कैसे चेक करें, 3NF का चेक कंडीशन क्या है, फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, अल्फा टू बीटा, ये होना चाहिए सुपर की, या फिर ये हो प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, अब देखते हैं, हर एक एफडी को चेक करते हैं। अल्फा टू बीटा, इस वाले में देखो, अल्फा टू बीटा ये सुपर की है, तो कोई बात नहीं, क्लियर है। बी टू सी, ये देखो, बी इज ड्राइविंग सी, इट मीन्स या तो अल्फा वाला साइड सुपर की हो, या ये प्राइम एट्रीब्यूट हो, दोनों में से कुछ भी नहीं है, मतलब 3NF में तो नहीं है ये रिलेशन। अब हम 2NF चेक करते हैं। 2NF के लिए क्या कंडीशन है, कि कैंडिडेट की से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब देखो, प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पे लिख दिए हैं, एनपीए क्या क्या है यहाँ पे, बताओ। प्राइम एट्रीब्यूट अगर एडी है, ए और डी प्राइम है, तो एनपीए क्या है हमारे पास, बी, सी, ई, एफ एंड जी। ये सारा एनपीए है हमारे पास, ये तो क्लियर है सबको, सिंपल है, प्राइम एट्रीब्यूट पीए और एनपीए फाइंड आउट करना, सब डिस्कस किए थे हम लोग। ठीक है, अब एनपीए ये हमारे पास है। अब हमें ये देखना है कि क्या नॉन प्राइम की कैंडिडेट की के ऊपर, ठीक है, ये फुल होना चाहिए 2NF के लिए। अगर पार्शियल है तो ये 2NF में नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट है, तो देखते हैं। अब देखो, ऐसे करके देखते हैं इसको, कि ऊपर वाले को देखो, पी मेरा क्या है, नॉन प्राइम, एडी के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब। ठीक है, और देखो सी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम डिपेंडेंसी, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों मेरे क्या है, मतलब आई मीन एक प्राइम एट्रीब्यूट है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। बट ये जो डिपेंडेंसी है CD टू E, ये किस, देखो ई जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, दिस इज एनपीए, दिस इज एनपीए। बट क्या ये एनपीए
कैंडिडेट की पे पार्शियली डिपेंडेंट है? नहीं, कैंडिडेट की पे पार्शियली कब बोलेंगे ई को? जब मेरे इसमें ए टू ई ये प्रेजेंट हो या डी टू ई प्रेजेंट हो, तब हम बोलेंगे। क्लियर है? सॉरी, ए टू बी या डी टू बी ये प्रेजेंट हो। ठीक है, अभी देखते हैं आगे हम। अभी हम आगे देखते हैं, तो ये भी सही है, वैलिड है। ठीक है, ई टू एफ, नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम, नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम, मतलब ये रिलेशन टू एन एफ में तो है। टू एन एफ में है ये रिलेशन, सिंपल। तो इन टू एन एफ बट नॉट इन थ्री एन एफ। सिंपल सा क्वेश्चन था अभी, बस कैंडिडेट की फाइंड आउट करना था, उतना आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। और साथ में कैंडिडेट की के बाद प्राइम एट्रीब्यूट देखना, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट देखना, और कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। ठीक है, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट रिपीट कर दे रहा हूँ। टू एन एफ के लिए क्या चेक करते हैं? कैंडिडेट की टू नॉन प्राइम फुली डिपेंडेंट होना चाहिए। थ्री एन एफ के लिए क्या चेक करते हैं? अल्फा डिराइविंग बीटा, अल्फा शुड बी सुपर की और बीटा शुड बी माई प्राइम एट्रीब्यूट। बीसीएनएफ के लिए क्या करते हैं? अल्फा टू बीटा, सारे अल्फा क्या होने चाहिए? सुपर की। क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि इन अ रिलेशन, इफ इन अ रिलेशन, अच्छा दो स्टेटमेंट है इसके अंदर। पहला वाला जो स्टेटमेंट है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज इफ अ रिलेशन आर हैज ओनली वन कैंडिडेट की, देन आर इज इन थ्री एन एफ बट नॉट इन बी सी एन एफ। ये बोल रहा है कि अगर मेरे रिलेशन में केवल एक ही कैंडिडेट की है, तो मेरा रिलेशन थ्री एन एफ में होगा, बी सी एन एफ में नहीं होगा। बट मे नॉट बी इन बी सी एन एफ। अब देखते हैं ये ट्रू है या नहीं, मतलब रिलेशन थ्री एन एफ में होना चाहिए, ये बोल रही है। हाँ, रिलेशन थ्री एन एफ में होना चाहिए अगर एक ही कैंडिडेट की है। तो अब इसको ऐसे ऐसे समझते हैं हम लोग कि इमेजिन करो कि एक रिलेशन है आर, ए बी सी डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। एक रिलेशन है आर ए बी सी डी। क्लियर? अभी क्या है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एफ डी सेट कुछ ऐसा गिवन है, ए टू सी एंड बी टू डी, ऐसा एफ डी सेट गिवन है। क्लियर है? तो मुझे बताओ कैंडिडेट की क्या आ रहा है? ए बी आ रहा है या नहीं? सारे लोग कैंडिडेट की तो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैंडिडेट की इज ए बी। क्लियर है सबको? अब हमें ये बताओ कि, और यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में अलग से मेंशन किया है एक्सप्लिसिटली कि फिर रिलेशन आर एज ओनली वन कैंडिडेट की, मतलब एक ही कैंडिडेट की है। तो इस एग्जांपल से हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि एक ही कैंडिडेट की प्रेजेंट है मेरे पास, ए बी। ठीक है, चलो अब देखो। अब ये बोल रहा है कि ये थ्री एन एफ में है। तो इस एफ डी सेट को देख के बताओ क्या ये गिवन रिलेशन और ये एफ डी सेट जो गिवन है, इज दिस इन थ्री एन एफ? थ्री एन एफ के लिए क्या होना चाहिए? सेम चीज, अल्फा टू बीटा, अल्फा होना चाहिए सुपर की या बीटा होना चाहिए प्राइम एट्रीब्यूट। ना ही यहाँ पे अल्फा सुपर की है, ना ही वहां पे बीटा क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट। दोनों में इट मींस थ्री एन एफ में तो नहीं है ये, और ऐसा केस भी आ गया, मतलब स्टेटमेंट वन तो फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, इफ आर ए बी सी डी आर प्राइम एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन आर ए बी सी डी, द रिलेशन इज इन BCNF। ये बोल रहा है कि अगर रिलेशन में ए बी सी डी सारे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं तो रिलेशन मेरा BCNF में आएगा। बताओ, अगर रिलेशन में ए बी सी डी सारे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं तो रिलेशन BCNF में आएगा। तो पॉसिबिलिटी देखो, सारे एट्रीब्यूट्स अगर ए बी सी डी प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? देखो, अगर मैं ऐसा एग्जांपल लिखूं कि मैं मान लो ए बी से डिराइव कर लूं डी। ठीक है, ए बी टू डी और सी टू ए एंड डी टू सी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार बताओ, इस वाले एग्जांपल में मुझे ये बताओ कि जो अभी एग्जांपल लिया हूं मैं, कि इसमें कैंडिडेट की क्या है? ए बी कैंडिडेट की है, ए बी कैंडिडेट की है। ठीक है, और क्या है? सी बी भी कैंडिडेट की है। ठीक है, अब सारे एफडीज को देखो, एक एक करके सारे एफडीज को देखो, जितने भी एफडीज हैं मेरे पास उनको देखो, और ये बताओ कि जो थ्री एन एफ का कंडीशन है दैट इज अल्फा टू बीटा, अल्फा हो सुपर की या फिर बीटा हो क्या, प्राइम एट्रीब्यूट। यही था। अब देखते हैं हम इसको, ए बी टू डी। ए बी के क्लोजर में क्या क्या आ रहा है? ए बी के क्लोजर में आ रहा है ए बी डी, ए बी डी और डी से सी। इतना ही है, सब कुछ आ गया।
मतलब हम ये आ रहा है सब कुछ, और प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, ए और बी हम निकाल पा रहे हैं, ये सी, तो ये भी आ जाएगा एक मेरे पास। ठीक है, और देखो सी ये भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, तो डी को भी हम लिख सकते हैं डी बी। इस तरीके से कई सारी कैंडिडेट कीज आ जाएंगी मेरे पास। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वो बीसीएनएफ में है नहीं। तो देखो, क्या केवल सी, ये देखो ध्यान से, क्या केवल सी कैंडिडेट की है या सुपर की है? नहीं है। बट देखो, डी प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है, ए प्राइम एट्रीब्यूट है, सी प्राइम एट्रीब्यूट है। तो हम ये तो हमेशा कह सकते हैं ना कि अल्फा टू बीटा, अगर सारे एट्रीब्यूट्स, या फिर इसको बिल्कुल सिंपली बिना किसी एग्जाम्पल के समझना है तो ऐसे समझो, अल्फा टू बीटा 3NF का केस क्या है, या तो अल्फा सुपर की हो या फिर बीटा क्या हो, प्राइम एट्रीब्यूट हो। अब एक बात बताओ, वो बोल रहा है सारे एट्रीब्यूट्स प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, आर प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो अगर मैं सारे एट्रीब्यूट्स को किसी तरीके से ऐसे लिख दूं कि सारे एट्रीब्यूट्स मेरे आरएचएस में आ जाएं, ठीक है, और एक ऐसा अल्फा प्रेजेंट हो जो सुपर की ना हो, तो ऐसा तो पॉसिबल हो सकता है ना कि एक ऐसा अल्फा हो जो सुपर की ना हो। तो अगर ऐसा केस हम जनरेट कर पाएंगे, इट मींस व्हाट, अल्फा सुपर की नहीं है, बीटा है। प्राइम एट्रीब्यूट मींस 3NF में तो है ही, बट क्योंकि अल्फा सुपर की नहीं है इसीलिए BCNF में नहीं है, मतलब ये भी फॉल्स। तो इसका मतलब नीदर वन नॉट टू, सिंपली। या फिर इस एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल चाहो उस वक्त क्लिक करें तो क्रिएट कर लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। जो आपको पता है ऑलरेडी उसी को मॉडिफाई करके कुछ पूछने की कोशिश कर रहा हो। क्लियर है? ठीक है, इन अ रिलेशन इफ एवरी एट्रीब्यूट, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इन अ रिलेशन इफ एवरी एट्रीब्यूट इज प्राइम एट्रीब्यूट देन बट की मे और मे नॉट बी सिंपल देन द रिलेशन इज। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी रिलेशन में हर एक एट्रीब्यूट, अगर किसी रिलेशन में हर एक एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट है तो रिलेशन, बट द की मे और मे नॉट बी सिंपल, की सिंपल हो भी सकता है, सिंपल नहीं भी हो सकता है, ऐसा है। बट हर एक एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट है, तो वही बात है ना, अल्फा टू बीटा। अगर आपका हर एक एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट है तो ऐसा केस जनरेट करो कि सब हर कुछ बीटा में प्रेजेंट हो। ठीक है, सारे एट्रीब्यूट्स अगर बीटा में प्रेजेंट है, प्राइम एट्रीब्यूट्स है, तो ठीक है, कुछ भी डिराइव करोगे आप। मतलब ऐसा सोचो, हर एक एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट है, इसका क्या मतलब, अल्फा टू बीटा जब आप लिखोगे, मान लो आपके पास ABCD, ये चार एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट हैं, इसको ऐसे समझते हैं सिंपली, ABCD ये चार एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है हमारे पास। अब कंसिडर करो, देखो आप कोई भी FD लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, AB to D लिखोगे, कुछ भी लिखोगे रैंडमली, आप कुछ भी लिख लो, जो RHS में एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं वो इसी में से आएंगे। ये तो क्लियर है ना। अब कुछ भी लिख लो, कोई भी अल्फा टू बीटा लिख लो, RHS में जो भी एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके पास पॉसिबल एट्रीब्यूट्स हैं उसी में से आएंगे। और यहाँ पे इसने एक्सप्लिसिटली ये कह दिया है कि एवरी एट्रीब्यूट इज अ प्राइम एट्रीब्यूट। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर हर एक एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट है, और जैसे ही आप FD लिखोगे तो RHS में एक ना एक एट्रीब्यूट आना ही पड़ेगा, और सारे एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट है, मींस व्हाट, 3NF का केस। यहाँ क्या, प्राइम, जैसे ही यहाँ प्राइम आया तो हो गया ना, 3NF तो हमेशा सेटिस्फाई होगा, 3NF तो हमेशा सेटिस्फाई होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, मतलब इजी कह लो या थोड़ा सोचने वाला था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ठीक है, ट्रू फॉल्स सिंपल, मतलब बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि द प्रॉब्लम, एक सेकेंड, द प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग व्यू सीरियलाइजेबिलिटी इज NP कंप्लीट। ये बताओ, द प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग व्यू सीरियलाइजेबिलिटी इज NP कंप्लीट। सेम कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस किए हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी चेक करना इज अ पॉलिनोमियल टाइम, मतलब उसमें पॉलिनोमियल टाइम लगता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, कौन किसमें, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में। और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के लिए कोई फिक्स एल्गोरिथम नहीं एग्जिस्ट करता है, दैट इज व्हाई टू चेक वेदर अ गिवन शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल और नॉट इज अ NP कंप्लीट प्रॉब्लम। ठीक है, रिपीट कर दिया हूं फिर से, सेम चीज है। A conflict serializable schedule is always equivalent to one and only one schedule। ये बताओ, अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो क्या ये जरूरी है कि वो एक ही सीरियल शेड्यूल के इक्वल हो? ये तो जरूरी नहीं है। अगर शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो ऐसा हो सकता है कि वो
मल्टीपल सीरियल शेड्यूल्स के इक्वल। यहाँ पे सीरियल था एक्चुअली ना, क्वेश्चन में छूट गया है वो लिखने में ना, टाइपिंग में एरर आ गया। क्लियर है? तो क्या है, अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो वन एंड ओनली वन सीरियल शेड्यूल के इक्वल हो। ये तो स्टेटमेंट कभी हम बोले ही नहीं थे ना। हमारा स्टेटमेंट क्या था, दैट जो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल। वो क्या था कि अगर नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस को स्वैप करके, मान लो एक शेड्यूल S1 गिवन है हमारे पास, एक शेड्यूल S2 गिवन है हमारे पास, मान लो S1 के नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस को स्वैप करके अगर हम S1 के नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस को स्वैप करके S2 ला पा रहे हैं, ठीक है, इट मींस बोथ ऑफ दीज शेड्यूल्स आर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू ईच अदर। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू ईच अदर। उसके बाद इसी का एक्सटेंशन हम क्या पढ़े थे कि अगर किसी शेड्यूल, मान लो यहीं से देखते हैं S1, इसके कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, ठीक है, मैं थ्योरी भी रिपीट कर दे रहा हूं इसी में टेस्ट की मतलब टेस्ट के डिस्कशन में। अगर कोई शेड्यूल S1 गिवन है हमारे पास, उसके कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट कोई सीरियल शेड्यूल प्रेजेंट है, क्लियर है, तो हम बोलेंगे कि दैट शेड्यूल S1 इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। यही था। तो यहाँ पे वही बात है, बट ये जरूरी नहीं है कि एक ही सीरियल शेड्यूल प्रेजेंट हो सकता है मल्टीपल सीरियल शेड्यूल प्रेजेंट हो। तो ये जो स्टेटमेंट है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल ऑलवेज इक्विवेलेंट ओनली वन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ओनली ओनली वन, मतलब केवल S1 गलत, S1 सही है ये वाला। क्लियर है? ठीक, 22 में कुछ एरर था तो इसको स्किप कर रहे हैं हम लोग। फिर 23, 24, 25, अब देखते हैं हम लोग 23 क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था, कुछ बच्चे इसमें सिली मिस्टेक किए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, लास्ट क्लास में ही ये चीज हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस किए थे। क्या था कि कंसिडर अ शेड्यूल हैविंग 3 ट्रांजैक्शंस हैविंग 2, 3 एंड 4 ऑपरेशंस रेस्पेक्टिवली। मतलब कि ऐसे इसको देखते हैं कि ट्रांजैक्शन T1 मान लो, उसके अंदर 3 ऑपरेशंस हैं, T2 के अंदर कितने ऑपरेशंस हैं, सॉरी दो, इसको दो ले लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर दो, इसके अंदर 3, और मान लो ट्रांजैक्शन T3 के अंदर 4 ऑपरेशंस प्रेजेंट है, ठीक है। लाइब्रेरी बुक अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ये सेम मैपिंग उसी की है, मतलब लाइब्रेरी बुक वाले क्वेश्चन को नंबर ऑफ पॉसिबल शेड्यूल से हम मैप कर सकते हैं, डिस्कस किए थे क्लासरूम में हम लोग। चलो, अभी क्या है, इसमें 2 ऑपरेशंस हैं, इसमें 3, इसमें 4। हमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट करना है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट करना है और एक शेड्यूल बनाना है, वैलिड शेड्यूल बनाना है। तो क्या पॉसिबिलिटी थी, प्रॉपर कॉम्बिनेटोरिक्स में जाके नहीं, सिंपल मैं अभी फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, क्लास में तो डिस्कस कर ही लिए हम लोग। तो फॉर्मूला निकल के क्या आ रहा था, फॉर्मूला का डेरिवेशन देख चुके हैं क्लास में अच्छे से हम लोग। फॉर्मूला निकल के क्या आ रहा था, N1, मतलब मान लो कि 3 शेड्यूल्स हैं, N1, N2, N3, मतलब सॉरी 3 ट्रांजेक्शन्स हैं यहाँ पे, तीनों का सम फैक्टोरियल, इसका डेरिवेशन हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, N3 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया, N1 N2 N3 तीनों का सम कर दो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, यही था। 9 फैक्टोरियल क्या आता है, व्हाट इज 9 फैक्टोरियल, मैं एक बार कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 9 फैक्टोरियल, ठीक है, 362 880, साथ में डिवाइड भी करते चलता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2, डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 24, 1260। ये मेरा इक्विवेलेंट किसके आ रहा है, 1260, ठीक है, 1260 ये आ गया, मतलब ऑल वैलिड शेड्यूल्स। ठीक है, अभी ध्यान से देखना क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन जानबूझकर मैंने थोड़ा सा इस तरीके से मॉडिफाई किया था कि आप लोग इसमें कुछ लोग फंसेंगे। तो देखते हैं कहाँ पे बच्चे अटके हैं। मैं कुछ बच्चों का आंसर शीट देखा हूँ, कहीं मतलब बच्चे मेजरली जहां मैं सोच रहा था वहीं पे अटके हैं, और कुछ बच्चे तो पता नहीं क्या ही किए हैं। ठीक है, अभी देखो, उसके बाद हमें बोल रहा है, करेक्ट है, सम ऑफ ऑल वैलिड शेड्यूल्स एंड सीरियल शेड्यूल्स। ठीक है, अभी देखो ऑल वैलिड शेड्यूल्स हम लोग निकाल लिए 1260,
अगर मेरे पास 3 ट्रांजैक्शन प्रेजेंट है किसी भी शेड्यूल में, तो नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल क्या होता है, ये भी हम लोग डिस्कस किए हैं। अगर n ट्रांजैक्शन है तो सीरियल शेड्यूल n फैक्टोरियल। यहाँ 3 ट्रांजैक्शन हैं तो सीरियल शेड्यूल कितना मेरे पास हो जाएगा प्रेजेंट? 6। 6 सीरियल शेड्यूल। क्लियर है? ये 6 सीरियल शेड्यूल है हमारे पास। अब हम देखते हैं क्वेश्चन अब क्या हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है सम ऑफ ऑल वैलिड शेड्यूल्स एंड सीरियल शेड्यूल्स, मतलब जितने भी वैलिड शेड्यूल्स आए हैं 1260, उसका सम निकालो किसके साथ? सीरियल शेड्यूल के साथ। मतलब 1260 प्लस 6, क्या आ गया आंसर? 1266। अब कुछ लोग मिस्टेक क्या किए हैं, वो लोग बोल रहे हैं ऑल वैलिड के अंदर सीरियल शेड्यूल तो आएगा ही। बिल्कुल सही बात है, ऑल वैलिड के अंदर सीरियल शेड्यूल आएगा। वो हम तब बोलते जब ये सम वाला टर्म नहीं होता यहाँ पे। मिस्टेक कहाँ हुई है इस बात को समझो, जब ये सम वाला टर्म नहीं होता हमारे पास, सिंपली पूछते नंबर ऑफ ऑल वैलिड शेड्यूल्स एंड सीरियल शेड्यूल्स। फिर हम क्या करते, इसको ऐसे समझते हैं। अगर ये होता कि नंबर ऑफ टेल मी द नंबर ऑफ ऑल वैलिड शेड्यूल्स एंड सीरियल शेड्यूल्स, फिर हम क्या करते? मान लो ये वैलिड शेड्यूल्स हैं, ये सीरियल शेड्यूल्स हैं, करेक्ट है? या फिर एक मिनट रुक जाओ, एग्जैक्टली ड्रॉ करता हूं मैं जो होगा एग्जैक्ट। जितने वैलिड शेड्यूल्स होंगे उसी में से तो कुछ सीरियल शेड्यूल होगा हमारे पास, मतलब ये वैलिड शेड्यूल्स है, ये सीरियल शेड्यूल्स है। फिर आप बोलते कि ठीक है, वैलिड भी सीरियल भी, एक पॉसिबिलिटी कि आप केवल दोनों का इंक्लूजन ले लो। दोनों का इंक्लूजन ले लो, ये क्या है? वैलिड। वैलिड भी है एंड सीरियल भी है, यही है ना? बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं हम, वैलिड एंड सीरियल नहीं पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं सम ऑफ ऑल वैलिड शेड्यूल्स, सारे शेड्यूल्स जो वैलिड हैं उनका और जो सीरियल है उनका, दोनों का सम करके बताओ क्या आ रहा है। क्लियर? तो व्हाट द सम इज, इट इज 1266। क्लियर है? बाकी इसका डेरिवेशन तो हम लोग कर ही चुके हैं, लाइब्रेरी अरेंजमेंट वाला तरीका उसी को यूज करेंगे। ठीक है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन क्या है कि अगेन सेम कॉन्सेप्ट्स, वही कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं कि कंसिडर, एक सेकेंड, एक एक रिलेशन कंसिडर करो, हैविंग एफडी सेट दिया हुआ है, बताना है कि ये अ, इनमें से क्या है, 3NF में, 2NF में है, किस चीज में है। तो सिंपल है, अब इसको मैं बार बार सेम चीज को क्यों रिपीट करूँ, आंसर बता दे रहा हूँ, नन ऑफ दीज आंसर है इसका, सिंपल। अगर दिक्कत होगी तो इसको बाद में फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्लास में, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है? उसके बाद लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, मैं इसमें अप्रोच डिस्कस कर दे रहा हूं बस कि हमें करना क्या है। सेम टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं सॉल्व, हमें करना क्या है इसमें देखो। इन्होंने एक नोटेशन यूज किया है, द नोटेशन टॉय मीन्स, एक नोटेशन है TOY, इस नोटेशन को यूज कर रहे हैं। ठीक है? ये गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया हो, उसका ही मॉडिफाइड वर्जन है ये। क्लियर है? अ, तो हम एक नोटेशन यूज कर रहे हैं, टॉय, टी, टॉय नोटेशन, TOY। क्लियर है? यहाँ पे टी क्या है, जैसे देखो टॉय मतलब यहाँ इससे समझते हैं, बहुत लोग इसको ही नहीं समझ पाए थे। R1X का मतलब क्या है, अगर R1X दिया हुआ है, मतलब ये बोल रहा है यहाँ पे कि मीन्स T इज द रीड और राइट, मतलब ये जो ऑपरेशन है पहला वाला, या तो ये R होगा या W होगा, या ये रीड ऑपरेशन है या राइट ऑपरेशन है। इस नंबर का मतलब है कि कौन सा ट्रांजैक्शन है, मतलब शेड्यूल में किस ट्रांजैक्शन को के ऊपर ये ऑपरेशन हो रहा है, और एक्स मतलब वेरिएबल क्या है। देखो R1X, एक एक मैं S1 शेड्यूल के लिए बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? S1 शेड्यूल के लिए बना के दिखा दे रहा हूँ, बाकी सारा आप लोग खुद से देख लेना। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं शेड्यूल ही लिख लेता हूँ मैं, T1, जल्दी जल्दी से, T2, T3। ठीक है? अब बनाते हैं R1X, मतलब R ऑफ X हो रहा है मेरे पास। सेकंड क्या है, R2X, मतलब ये सेकंड वाले में रीड ऑपरेशन है, R1X, R2X, R2Y, यहाँ रीड ऑफ Y हो रहा है हमारे पास। उसके बाद है W1X, यहाँ पे W हो रहा है। उसके बाद है WY, ठीक है, 1 2 3 4 5, उसके बाद है W2Y। अच्छा, दो ही है क्या यहाँ पे? अच्छा, 1 और 2, केवल दो है। क्लियर है? अब देखो, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि क्या कोई, क्या प्रेजेंट है हमारे पास, हमारे पास साइकिल प्रेजेंट है।
है ना, और हमें ये बताना है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है। तो इसको देख के बताओ। कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर, कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर, कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर, R1X, R2X, R2Y, W1X, W1Y, W2Y, ये कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है। ठीक है, T1 से T2, और ये कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है T2 से T1। मतलब अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं T1 T2, तो T2 से T1 एक हमारे पास एज है, T1 से T2 भी एज है, मतलब साइकिल। और जैसे ही साइकिल आया मींस नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, तो ये नहीं होगा। और सिमिलरली आप लोग निकालोगे तो बी और सी में देखोगे कोई साइकिल नहीं आ रहा, ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है। क्लियर है? तो यही था हमारा इस टेस्ट का डिस्कशन। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिर डिस्कस करेंगे आगे, फर्दर टॉपिक जैसे ही कवर होगा उसके लिए टॉपिक टेस्ट रखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। बाकी अब राइट टाइम आ गया है कि टेस्ट देना स्टार्ट करो। प्रीवियस ईयर को जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो, और कोशिश करो कि विद इन अ मंथ, मतलब एक महीने में एक सब्जेक्ट को एक बार एटलीस्ट देख ही लो, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। एक महीने से ज्यादा किसी भी सब्जेक्ट को जो आप अच्छे से पढ़ चुके हो उसको एक महीने से ज्यादा मत छोड़ो। क्लियर है? चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।